कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आज हम अपना राजस्थान एपीओ का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले हम बीएसए वर्सेस इंडियन एविडेंस एक्ट कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट सेक्शंस बताए थे सारे। ठीक है, ओल्ड वर्सेस न्यू के साथ में आपको फोकस एरिया मैंने सबको समझाया था, आपको कैसे और क्या आपके प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में क्वेश्चंस की होगी, मैंने वो बताए थे आपको। ठीक है, तो आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी है। जिसको अच्छी लगी है आप लोग प्लीज़ कमेंट करा करिए। ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियोस अच्छी लगती है आप लोग प्लीज़ कमेंट करा करिए। ठीक है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं इम्प्रूवमेंट भी लेकर आऊँगी अपने अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक अनाउंसमेंट थी, आज हम बीएनएसएस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साथ में सीआरपीसी का कंपैरिजन देखेंगे। हमारे को जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं हम वो देखेंगे कि किस टाइप के एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछेगा, क्या चीज़ ऐड हुई है, आपको कौन से ओल्ड प्रोविजंस आपको याद रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। कुछ अमेंडमेंट्स हैं आपकी, हम वो अमेंडमेंट्स भी देखेंगे साथ में। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी ओल्ड की। ठीक है, अब आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जिसको भी पेड टेस्ट सीरीज लेनी है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। जब भी आप कोई पेड टेस्ट सीरीज लेते हैं, ठीक है, तो आपको उसके साथ पूरी पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है और कैसे इम्प्रूवमेंट लाने हैं अपने मार्क्स में। इसके साथ फ्रेंड्स हमारा पेड का रैपिड रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी आप इसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं सेम नंबर पे, इसका टाइम टेबल आप ले सकते हैं। ठीक है, रैपिड रिवीजन हमारा जो होगा वो मेजर एक्ट्स का होगा प्रोबेबली अभी। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे तो माइनर का भी हम कर सकते हैं अभी, लेकिन हमने मेजर का डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, आपको मैसेज करना है कि कैसे आपको इसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, मेजर एक्ट्स हम करेंगे और जितने भी प्रोबेबिलिटी है एग्जाम्स की और जो भी आपको लास्ट मिनट प्रॉब्लम होती है रिवीजन की, कंसिस्टेंसी की, आपको ये रैपिड रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैं खुद इन टेक्निक्स को अपने मैंने 5 प्रीलिम्स वेरियस स्टेट के क्लियर करे हैं, एपीओ के, जुडिशरीज के, हर स्टेट के करे हैं। तो आप लोगों को मेरी ये एक्सपीरियंस काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लेक्चर पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीआरपीसी, ठीक है, और बीएनएसएस। तो ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, बेयर एक्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से कि जैसे आप देखते हैं कि बीएनएसएस जो है हमारा, अब देखिए मैंने इसमें आपको पेन यूज़ किया हुआ है। जो येलो पेन है हमारा, ठीक है, येलो वाला, ये हमने ओल्ड के लिए यूज़ किया है ऑलमोस्ट हर जगह। रेड पेन हमने न्यू के लिए यूज़ किया है। ठीक है, रेड वाला हमने न्यू के लिए यूज़ किया है। और जो ग्रीन मैंने आगे यूज़ किया वो आपको इम्पोर्टेंट जो पढ़ने हैं वो उसके लिए किया है। तो देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023, इसका हमें प्रीलिम्स में एक्ट नंबर देखना है कि 46 है। ठीक, प्रीलिम्स का ये क्वेश्चंस भी हैं साथ में, आपको ऑलमोस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस आपको इस लेक्चर से, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ही आपको मिल जाएंगे। फिर उसके ऊपर से आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके 15 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो वो बन जाएंगे। कुछ केस लॉज हैं, बहुत सारे इसमें और टेक्निक्स हैं, तो वो अगर आप रैपिड रिवीजन बैच लेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन मैं कवर इस तरह से कर रही हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो इन एरिया पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए। ओके, इसका एक्ट नंबर 46 है। 46 के साथ अब हमें देखना है इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या थी। तो 25 दिसंबर 2023। सबको अपना बेयर एक्ट लेके बैठना है फ्रेंड्स। ठीक है, और साथ में 2 कलर के पेन ले लीजिएगा। ठीक है, और उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा साइड में, या रेड कलर का एक पेन ले लीजिएगा। इनैक्टमेंट डेट 23 दिसंबर है और इसके साथ हमारी इन्फोर्समेंट डेट 1 जुलाई की है 2024 की। ठीक है, अब जब हमने बीएनएसएस का ये देखा तो अब हम सीआरपीसी भी हमारे सिलेबस में है ना, सीआरपीसी से भी क्वेश्चन बनेंगे। मान लीजिए 15 में से 5 से 7 बनने की प्रोबेबिलिटी है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने सिलेबस पे दिया है तो आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिए सीआरपीसी के तो आप क्या बोलोगे कि ये रेलिवेंट नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। आपका जो
जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप फिर कोर्ट में अपेयर होंगे तो पेंडिंग केसेस पे वही अप्लाई हो रहे हैं। तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है, आपको सब चीज़ पता होनी चाहिए। लिमिटेड सिलेबस है, तो इसका पूरा A to Z इस सिलेबस का आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब जैसे ही सीआरपीसी पे हम आते हैं, तो सीआरपीसी का कौन सा एक्ट नंबर था, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें पता है एक्ट नंबर 2 है सीआरपीसी का, ठीक है। और एक्ट नंबर 2 सीआरपीसी का अगर है हमारा, तो इसकी डेट क्या थी इनेक्टमेंट की। तो इसकी इनेक्टमेंट की डेट जो थी वो 25 जनवरी थी 1974। और इसकी इन्फोर्समेंट की डेट क्या थी, 1 अप्रैल 1974। हमने इंडेक्स सीआरपीसी का भी कर लिया। अब आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ कि आप देखिएगा कि सीआरपीसी में आपके पास टोटल चैप्टर्स हैं वो 37 थे चैप्टर्स। सेक्शंस कितने थे, 484 थे। शेड्यूल्स कितने थे, 1 एंड 2। अब जब हम बीएनएसएस की बात करते हैं तो इस पे हमारे पास चैप्टर 39 है, इसका मतलब 2 चैप्टर्स बढ़े हैं। तो ये जो 2 चैप्टर्स बढ़े हैं, ये कुछ नए इंक्लूड नहीं हुए हैं, जो पुराने में ही अमेंडमेंट्स के थ्रू होता है ना। जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो वो 51 के बाद से ही ऐड हुई है ना, डीपीएसपी के बाद ऐड हो गई हैं आपकी। सेम उसी तरह से जब सीआरपीसी में अमेंडमेंट हुए थे, तो उन्होंने सेक्शन के आगे ही अलग चैप्टर ए बना दिया था, जैसे कि पंचायती और म्यूनसिपैलिटी के बने हुए हैं, ठीक है, इन सब के। तो वैसे ही सीआरपीसी में भी किया था, लेकिन जब उन्होंने बीएनएसएस बनाया तो उसके चैप्टर जो हैं ए और इनको हटा के उन्होंने एक पूरा चैप्टर दे दिया। इस वजह से ये चेंजेस आपको दिख रहे हैं। तो इसीलिए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं करना है इस चीज़ में कि कुछ नया ऐड हुआ था या पुराना हुआ था, बहुत ईजी बन जाएगा ये आपका। सेक्शन सब आपके बढ़ गए हैं, क्योंकि पहले जैसे बहुत सारे सेक्शंस जो होते हैं ना, जैसे कि रेप और सेक्सुअल हैरेसमेंट और इन सब के जैसे होते थे कि 354 ए बी सी डी ये सब करके, तो सीआरपीसी में ऐसा ही था, ठीक। तो अब उनका वो ए बी सी डी को हटा के उन्होंने सेक्शंस कर दिए हैं। ये इन्होंने सब जगह किए हैं, चाहे वो बीएनएस में किए हैं, चाहे बीएनएसएस, चाहे बीएसए। तो इस वजह से इसके सेक्शंस थोड़े बढ़ गए हैं, मटेरियल उतना ही है, सीक्वेंस उतना ही है, ठीक है। शेड्यूल आपके वही हैं, ठीक। अब आपको इस पे बिल्कुल घबराना नहीं है, ओके। अब आप बढ़िए आगे। अब देखिए चैप्टर नंबर 1 है हमारा बीएनएसएस का। वो सेक्शन 1 से लेके 5 पे डील करता है, जो प्रिलिमिनरी होता है। उसी तरह से जब सीआरपीसी पे आप आते हैं, तो सीआरपीसी का भी ये चैप्टर नंबर 1 है, सेक्शन 1 से लेके 5 है। अब कुछ इसमें हेडिंग में कुछ चेंज नहीं है। अब चेंज जो है वो अंदर के मटेरियल्स में है, वो हम देखते हैं क्या है चेंज। पहला है, जब आप सेक्शन 1 की बात करते हैं, जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करता है, तो आपके बेयर एक्ट में मैं ये मान के चल रही हूँ आप सबके पास नई वाली बेयर एक्ट है, ठीक। तो नई वाली बेयर एक्ट मेरे पास भी है। अब आपको क्या क्या चीज़ ऐड करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। नई एक्ट में आपको बोला है कि कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, 11 और 12, ठीक है। ये छोड़ के आपके नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में नहीं लगेंगे। ये जो ग्रीन वाली पेन है ना, ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने हैं। सिर्फ रेड वाली चेंजेस हुए हैं, ठीक है, रेड वाले में चेंजेस हैं। और येलो वाले जो पुराने क्या थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं अपना अब ब्लू पेन यूज कर लेती हूँ ताकि आप लोग और कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब देखिए जो ये आपका है, ये न्यू का है, 11, 9, 11 एंड 12। इसके आगे आप लिख लीजिए कि सीआरपीसी के ये कौन से सेक्शन थे, 8 चैप्टर कौन थे, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11, ठीक है। एक एक सेक्शन, बस एक एक चैप्टर नंबर की नंबरिंग बढ़ गई है, क्योंकि पहले एक 7A जो था रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स जो था वो हमारे पुराने वाले के 7A में था, जो कि अब हट के अब हमारे बीएनएसएस में ये चैप्टर नंबर 8 हो गया है। उसके अलावा कुछ नहीं है, ये बस आपको पीछे की स्टोरी मैंने बता दी है। अब आप इसके आगे ये लिख लीजिए कि बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैंने आपको एक एक बैग भी जाना है ये भी बता दिया कि अगर पुराने से पूछ लिया तो ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। ये आपका कॉमन है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अलावा ये भी आपको पढ़ना है। ये मैं साथ में आपको ये बताते जा रही हूँ कि अगर आपने बेयर एक्ट में अपने ये कुछ मिस किया है, जो आप मिस कर देते हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है। चेंजेस नहीं है, ये आपके बेयर एक्ट में है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप आइए, मोस्ट डिफिकल्ट भी आप लोगों के लिए रहता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है कि डेफिनेशन।
ठीक है। अब आपको डेफिनेशन, ये जो 5 डेफिनेशन मैंने लिखी है ना, ए में ऑडियो वीडियो, बी में बेल, डी में बेल बॉन्ड, ई में बॉन्ड और आई में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये इससे आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे बनते हुए, ठीक है? क्योंकि ये न्यू ऐड हुए हैं, न्यू प्रोविजंस हैं, ये पुराने थे ही नहीं, ठीक? तो इसका मतलब अब इसके इन एंड आउट आपको सब पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज़ बोली गई है और किस क्लॉज में क्या है, ठीक? सब चीज़ अल्फाबेटिकल है, ठीक है? ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, बेल तक है, बेल के आगे ये ऑफेंस स्टार्ट हो गया, ओ ये बॉन्ड स्टार्ट हो गया, फिर बी, ऐसे करके। अब इसके अलावा मैं ग्रीन पेन से जो लेकर आई हूँ, ये भी आपके लिए क्लॉज याद रखना ज़रूरी है और इसके अंदर का मटेरियल भी। जैसे ये सी में है, इसका शेड्यूल है, चार्ज एफ में है, ठीक है? और इसका ये क्वेश्चन भी बन जाता है, मोर हेड्स देन वन। कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्लॉज भी याद रखना है, इसके अंदर की क्या चीज़ें हैं ये भी याद रखना है, ठीक है? फिर आपका एच में कंप्लेंट बनती है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है और एक्सप्लेनेशन भी याद रखना है क्वेश्चन। ये तो आपको पूरा ही पढ़ना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है। मैं फ्रेंड्स बहुत स्पीड में मे बी लग रही होंगी आपको चलते हुए, तो आप दोबारा कर लीजिएगा इस लेक्चर को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कर चुके होंगे इसको, ठीक है? और मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, अननेसेसरी मैं बात ना खींचूँ ना, इस वजह से। एल में आपका इन्वेस्टिगेशन है, ठीक? ये आपका बन जाएगा। एम में आपका जुडिशियल प्रोसीडिंग है, एन में आपका लोकल जुरिस्डिक्शन है, ओ आपका नॉन कॉग्निजेबल है, क्यू में आपकी ऑफेंस है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, सेक्शन 20 आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एस में प्लेस है, क्योंकि इसमें हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेसल है, ये पूछ सकता है एक क्वेश्चन आपसे। टी में पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट में अब ये सेक्शन है, ये अब रेड पेन मतलब ये न्यू ऐड हुआ है, मतलब कि प्रोविजन जो है ये था सीआरपीसी में भी, लेकिन सीआरपीसी का वो सेक्शन 173 था, तो बीएनएसएस में चीजें आगे बढ़ गई है ना, तो इसमें 193 का सब क्लॉज 3 था, आपको इतना याद रखना है। और बीएनएस में डेफिनेशन जो पुलिस रिपोर्ट की थी वो आर में थी, ये लिख लीजिए आगे, ठीक है? अब आपको आना है पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे, ये वी पे है। इसके आपके क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि आपका एग्जाम ही यही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, एक आपका सेक्शन का बनेगा और एक आपका ये वी का बनेगा, ठीक है? समन केसेस का बनेगा, ठीक है? एक्स में, वाई में आपका विक्टिम, विक्टिम जो है इसके अंदर चेंजेस आए हैं, ठीक है? तो विक्टिम में आपको पुराना नया तो आप सबको याद है, ठीक है? तो पुराने में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि विक्टिम जो है डब्ल्यू ए में था, ठीक? विक्टिम जो था डब्ल्यू ए में था, ये आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद देखिए आप, जेड में वारंट केस है कि कैसे वारंट केस होते हैं जो कि एक्सीडिंग 2 ईयर्स होते हैं, ओके? अब आपका चेंज आए हैं क्लॉज 2 का, जो आपकी बेयर एक्ट है, जिसमें ये आईटी एक्ट ये लिखा है और साथ में आपका बीएनएस लिखा हुआ है, ठीक है? ये ऐड हुआ है, ये दो चीज। इससे क्वेश्चन नहीं है ऐसे कुछ आएगा, लेकिन आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि क्योंकि पहले बीएनएस की जगह आईपीसी लिखा होगा, है ना? और आईटी एक्ट पहले में नहीं लिखा था, क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको मतलब और माइंड में रखना है कि अगर आ गया तो। लेकिन हमारा मेन है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी, लेकिन टीचर का तो काम है ना कि आपको सब चीज बता के रखना, ताकि वंस फॉर ऑल आपको चीजें दिमाग में बैठी रहें। जब आप एक दो बार इसको पढ़िएगा, जब आप रिवीजन करेंगे, तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया पे ज्यादा फोकस रखना है, इस पे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, ये तो 2-3 बार पढ़ने में ही चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है? इसीलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब आप देखिए सेक्शन 3 में हम आते हैं, जो कि बात करता है 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। ये रेफरेंसेस की बात करता है कि हम किस मैजिस्ट्रेट में किसको रेफर करेंगे। तो आपने देखा होगा कि ये मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात कर रहा है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात कर रहा है, ठीक? तो इसमें चेंजेस क्या आए हैं? चेंजेस ये हैं कि जो हमारा सीआरपीसी था उसमें मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की भी बात कर रहा था, जिसको हमें पता है कि अब मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हमारा हट चुका है। बीएनएसएस में कहीं पे भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट नहीं है, ना साथ में असिस्टेंट सेशन जज है, ठीक? तो यहाँ पे आपका मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हट गया है,
ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि कौन से पुराने में थे, कौन से अब नहीं है, तो ये 2 हैं, अब नहीं है, ठीक। अब आप नेक्स्ट आ जाइए। 3 में मैंने आपको बता दिया, 4 में आपका एज सच कोई चेंज नहीं आया है, 5 में भी कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब आप आइए चैप्टर 2 पे, जो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। अब ये सेक्शन 6 से 20 है। सीआरपीसी में भी सेम चैप्टर है हमारा, चैप्टर 2, ठीक है। और इसके सेक्शन 6 से 25 ए तक है। अब ये 25 ए तक क्यों है? क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे क्रिमिनल कोड्स का, तो आप देखेंगे कि पुराने वाले में मेट्रोपॉलिटन एरिया डिफाइन किया था, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की पावर्स और सीएमएम को बताया था, है ना। फिर असिस्टेंट सेशन जज के कुछ चीजें थी। तो कुछ ये सारी पावर्स जो है, ये सेक्शंस कुछ एलिमिनेट करे गए हैं। तो जब इनको एलिमिनेट करे गए हैं, तो ये 25 ए की जगह ये 20 में हमारे कंप्लीट आ चुके हैं, ठीक है। इस वजह से इसका सीक्वेंस ये है, बाकी सब चीज सेम है। सब चीज, जो चीज डिफरेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि अब इसमें से एमएम रिमूव हो चुका है। पहले था, आपको अपने बैरक में एमएम का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि एमएम पहले में था आपके, ठीक। तो ये बस इससे ये पूछ सकता है कि कौन से अब मैजिस्ट्रेट नहीं है या पुराने में कौन से थे। अब देखिए सेक्शन 7 जो है, ये मैंने आपको बता दिया है कि जैसे ये मैंने लिखा है ना, ये आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्री के, कि कौन स्टैब्लिश करता है, कौन कंसल्ट करता है, कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आप आइए सेक्शन 8 के अपने उस पे, जो बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की। तो इसके आगे बस आप ये लिख लीजिए कि सीआरपीसी में कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 9 में था, ठीक। हमें सिर्फ इतना एक लिख लेना है, बाकी जो है ये आपका सेम है। ये चीज आपको याद करनी है अंदर की बेयर एक्ट, ठीक है। मैं ये मान के चल रही हूँ आपने अंदर की ये पढ़ रखी है। ये जो ऑर्डिनरी होल्डिंग वाली सिटिंग जो होती है वो कहाँ होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए रेड पेन से जो मेरा चेंज हुआ है, ठीक है, कि सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर कंसिस्टेंट विथ हिज संहिता एज टू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सेशन जज के पास पावर है, ये न्यू ऐड हुआ है हमारा, ठीक है। इसके साथ हमारा क्या चीज ऐड हुआ है, कि सेशन जज क्या कर रहा है कि अगर कोई अर्जेंट केस उसके पास एप्लीकेशन आ रहा है और अगर वो प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे, तो एडिशनल सेशन जज उसको सुनेगा। अगर एडिशनल सेशन जज नहीं है तो सीजेएम सुनेगा उसको, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जिनके पास जुरिस्डिक्शन है। तो ये जो आपके बेयर एक्ट में है, ये न्यू ऐड हुआ है, ठीक। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ ये एरिया आपका क्वेश्चन का बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कर लेना है कि ये अपने बेयर एक्ट में आपको इसको ऐसे कर लेना है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ऐसे पढ़ाई ऐसे करी जाती है। अब आप आइए नेक्स्ट, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है, ये हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 11 में था पहले, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, अब जो अभी सेक्शन 9 में है वो 11 में है। अब देखिए ये अंदर की बात है कि कौन अपॉइंट कर रहा है, ये आपको याद रखना है। हाई कोर्ट किसको अपॉइंट कर रहा है, कि जो सीजीएम बनेगा किसको करता है, फर्स्ट क्लास को ही करता है, ठीक। ये सेक्शन 10 है आपका। इसके अंदर के सेक्शंस आपको ओल्ड वाले इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए 11th जो है, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, आपने पढ़ा होगा। तो सब चीज सेम है, कुछ भी आपको वो नहीं रखना। बस हमें पता है कि पहले स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में ना एमएम की भी बात करता था, लेकिन अब एमएमएम हमारा एमएम हटा दिया है। बस इतना सा एज इट इज आपको याद रखना है। इससे भी सिर्फ इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, सेक्शन से बनेगा कि कौन से क्लॉज में है, ठीक है। और कौन सा अब नहीं है, वो जनरल एक ही क्वेश्चन बन जाएगा एमएम और असिस्टेंट वाले चीज का, कि अब कौन से हैं कौन से नहीं है, ठीक। अब देखिए 12 में आपका कोई चेंज नहीं आया है। आपको इंडेक्स पूरी याद रखनी है, एक एक सेक्शन याद रखना है आपको, और सेक्शन की हेडिंग क्या बोल रही है इंडेक्स में, और किन की बात कर रही है, कि किसके कंट्रोल में होगा, क्या चीज होगी। ये आपको पूरे क्वेश्चन बनेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको इसमें, ठीक है। और जैसे सबऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, तो कौन सबऑर्डिनेट किसके है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस एरिया से क्वेश्चन बनता है हमेशा। इनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं 14 में। अब आपका आया सेक्शन 15,
ठीक है। सेक्शन 15 किसकी बात करता है? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये सेक्शन 15 में है, सीआरपीसी के सेक्शन 21 में था ये, ठीक है। सीआरपीसी के सेक्शन 21 में था। इतना आप बस आगे लिख लीजिएगा, ठीक है। हम अपना कोई भी, हमें चांस या अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है कि जब हम लिमिटेड सिलेबस को भी हम लिमिटेड पढ़ने लगेंगे तो फिर तो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे एग्जाम निकालने का, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या ऐड किया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, और साथ में किसी भी पुलिस ऑफिसर को नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और इक्विवेलेंट। आपके बेयर एक्ट में ये जो है ये पुराने में नहीं था, ये चीज आपकी अभी ऐड हुई है। अगर ये चीज आपकी ऐड हुई है तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि इसकी रैंक क्या होगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लिए, कौन अपॉइंट कर रहा है। तो क्या पुलिस ऑफिसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो एसपी के बिलो के रैंक का ना हो, ठीक। ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से। अब आप आइए सेक्शन 17 पे, जो बात किसकी करता है? सबॉर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की सबॉर्डिनेशन क्या है, रैंकिंग क्या रहेगी, कौन किसके अंडर आएगा। अब इन्होंने इसमें क्या चेंजेस आए हैं, पुराने का ये सेक्शन 23 था, साइड में लिख लीजिए, क्योंकि अगर जिसमें चेंजेस आए हैं मैं उसी के ही आपके पुराने सेक्शंस लेकर आई हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, फोकस एरिया हमारा उन पे रहेगा। अब आपने नई वाली बेयर एक्ट में पढ़ लिया है, ठीक है, जो बात करता है आपकी कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या होंगे, सारे वो डीएम के सबॉर्डिनेट होंगे, ये आपको पता है सारी चीजें। अब पहले क्या चीज थी? पहले चीज ये थी कि जहां ये लिखा था डीएम, उसके साथ लिखा था अदर देन एडिशनल डीएम सीआरपीसी में, ठीक है, कि ऑल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शैल बी सबॉर्डिनेट टू डीएम अदर देन एडिशनल मैजिस्ट्रेट। लेकिन अब इन्होंने न्यू वाले उसमें इस चीज को रिमूव कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि नाउ एडिशनल डीएम शेल आल्सो बी सबॉर्डिनेट टू डीएम। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है कि क्या एडिशनल डीएम आपका सबॉर्डिनेट है डीएम का कि नहीं है, क्योंकि पहले नहीं था, इसके अकॉर्डिंग अब है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। इस हिसाब से एग्जामिनर क्या बना सकता है, क्या चेंजेस है आपसे वो पूछेगा, आपको ट्रिक में लेकर आएगा, और एक बार आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो आपका सिलेबस प्रीलिम्स का है ना राजस्थान का, उतना तो आपको हर स्टेट में काम आएगा, हर स्टेट में। अभी आपसे चलिए सीआरपीसी भी साथ में पूछ रहा है, तो आपको सीआरपीसी का सेक्शन ही तो अलग से करना पड़ रहा है, बाकी चीज तो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जब आप बाकी स्टेट, अभी यूपी जुडिशरी आ रही है, उत्तराखंड एपीओ आएगा, दिल्ली एपीपी आएगी, तो ये सब चीज आपकी कवर होंगी, ये सब चीज आपको हेल्प करेंगी दोबारा से, ठीक है। अब देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 18 में है, पुराने वाला हमारा 24 में था, इसके आप सेक्शन याद रखिएगा, ठीक है। सेक्शन 18 में है, सब चीज सेम है। आपने ये जो प्रोवाइजो पढ़ा होगा कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंसल्ट करता है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली से, फिर वो अपॉइंट करता है पीपी को और एपीपी को। ये चीज इन्होंने ये बताई है, ठीक है, कि हर स्टेट को हर स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में पीपी ऐसे करके होंगी, लेकिन जब दिल्ली की बात होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, हाई कोर्ट से, उसके बाद ही यहाँ पे दिल्ली के लिए कोई भी पीपी और एपीपी आएगा, ठीक है। आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में हमारी जाती है सारी, जो भी दिल्ली एपीपी का भी वो है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि ये न्यू ऐड हुआ है, पहले नहीं था ये सीआरपीसी में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो, लेकिन ये राजस्थान का है तो नहीं पूछेगा, दिल्ली एपीपी में इसका क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है, लेकिन पूछ भी सकते हैं। तो अब जैसे ये मैंने ये टिक किया कि डीएम शेल, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कौन किससे अपॉइंट वो ले रहा है, कंसल्टेशन ले रहा है, ठीक है। एक ये जो क्लॉज है इसका कि रेगुलर कार्डरे ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की क्या मतलब है, ये आपका इंपॉर्टेंट, आपको ये मिस नहीं करना है। एलिजिबिलिटी क्या होगी पीपी की, कि 7 साल से कम के प्रैक्टिस ना हो उसकी कम से कम, ठीक है। और जब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात होगी तो हम इसका 10 ईयर्स, नॉट लेस देन 10 ईयर्स करेंगे, ठीक है। अब हमारा आता है सेक्शन 19।
सेक्शन 19 किसकी बात करता है? असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसका हम एग्जाम दे रहे हैं, ये सेक्शन 19 में है और इसका सीआरपीसी का सेक्शन 25 था, ये आप लिख लीजिएगा। अब इसमें आपका क्या है, क्लॉज 3 जब आप पढ़ते हैं अपने बेयर एक्ट में, तो क्लॉज 3 में ये चीज लिखी हुई है कि डीएम जो है, ठीक है, डीएम में अपॉइंट एनी अदर पर्सन टू बी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डीएम के पास ये पावर है कि किसी और को भी वो एपीपी बना सकती है, ठीक है, और इन चार्ज ऑफ द केस। अब इसने ये जो लिखा है ना, आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 14 डेज टू स्टेट गवर्नमेंट, ये पहले नहीं था, पहले आपका बस यहीं तक था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब डीएम एपीपी बना रही है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट को कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? तो 14 डेज का देना पड़ेगा। या क्या पुराने वाले में कोई ऐसा नोटिस का प्रावधान था? तो नहीं था। पुराने वाले का सेक्शन नंबर क्या था? 25 था। नए वाले का क्या है? 19 है। ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। अब हर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये 3-4 एरिया आपको सारे उसके आसपास के 360 डिग्री में आपको खोद लेने हैं पूरे। अब देखिए, अब जो सेक्शन 20 है, जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करता है, इसका ओल्ड सेक्शन नंबर भी इम्पोर्टेंट है, जो सीआरपीसी का 25A था, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, 25A जो जब आपका सीआरपीसी था ना, तो उसमें कोई एलिजिबिलिटी का प्रावधान नहीं था, जो कि इस बार है। और इस बार आपने देखा कि पहले हमारा किसकी बात कर रहा था, स्टेट की बात करता था कि स्टेट पे आपका एक वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, लेकिन जो क्लॉज बी है ये नया ऐड हुआ है, ठीक। क्लॉज बी क्या बात करता है कि डिस्ट्रिक्ट में भी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन बनेगा, डिस्ट्रिक्ट में अब बन रहा है। अब डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है तो उनके लिए डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है। अब इनकी फिर एलिजिबिलिटी बता दी है, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ एक ही था, डिस्ट्रिक्ट जब था नहीं, डिप्टी था नहीं, असिस्टेंट था नहीं, तो एक ही डायरेक्टर था। लेकिन अब इतने सारे बने हैं तो उनकी एलिजिबिलिटी चेंज करनी पड़ेगी ना, सबको तो इक्वल नहीं रख सकते हैं। तो डायरेक्टर की क्या बनाई है, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की क्या बनाई है, 15 साल, नॉट लेस देन 15 ईयर, अगर उन्होंने प्रैक्टिस करी है, 15 ईयर से ज्यादा की होनी चाहिए, या उसको सेशन जज हो, ठीक है, वो सेशन जज हो, या अगर एडवोकेट हो तो 15 साल मिनिमम प्रैक्टिस हो, ठीक। ये डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की। अब जब असिस्टेंट डायरेक्टर है तो उसकी प्रैक्टिस 7 साल की कम नहीं होनी चाहिए, और साथ में वो या तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट रहा हो। अब ये सब चीज आपकी सेम है। अब आप आइए अपने बेयर एक्ट के क्लॉज 7 में, ठीक है, क्लॉज 7 में। अब क्लॉज 7 में आपकी क्या बात कर रहा है कि डिप्टी डायरेक्टर कौन से केसेस को हैंडल करेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन रहा है। वो किसको मॉनिटर करेगा, किन केसेस को, जो 10 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल है, जिनकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रीजमेंट तक है या डेथ तक है। तो डायरेक्टर जो है वो उसके पास कौन से केसेस को वो मॉनिटर कर रहा है, डेथ, लाइफ इम्प्रीजमेंट, या मोर देन 10 ईयर्स वाले केसेस को मॉनिटर डायरेक्टर कर रहा है। फिर डिप्टी डायरेक्टर किसको कर रहा है, डिप्टी डायरेक्टर किसको मॉनिटर कर रहा है, जो कि 10 साल से तो लेस हैं, लेकिन 7 साल और 10 साल के बीच के हैं, 7 साल से ज्यादा, ठीक, 7 ईयर्स से ज्यादा, लेकिन 10 साल से कम के, इन केसेस को डिप्टी डायरेक्टर कर रहा है, ठीक है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर किसको कर रहा है, जो लेस देन 7 ईयर्स है, ठीक है। ये आपके पहले नहीं था, ये यहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर बनेंगे, और सारे मैंने आपको बता दिए कि कैसे बनेंगे। ये प्रोविजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजन जो है ये अप्लाई नहीं होगा एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट को, जब वो अगर पीपी का फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर ये प्रोविजंस नहीं लगेंगे, ठीक है। अब आप आइए अपने चैप्टर नंबर 3 पे, जो की बात करता है आपसे पावर्स ऑफ कोर्ट की। पावर्स ऑफ कोर्ट में सेक्शन आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है 21 से 25, ये प्रीलिम्स का सिलेबस ही लेकर आई हूँ लिख के मैं। पहले में भी ये चैप्टर 3 था, ओल्ड में ये 26 से 31 तक था, ठीक है। अब इसमें क्या चेंजेस आए हैं, सेक्शन नंबर 21 जो की बात करता है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्रायबल, इसके प्रोवाइजो में आइए सबसे पहले आप।
इसका जो प्रोवाइजो है इसमें आप ये सेक्शंस देख रहे हैं 65, 66, 67, ये आपके बीएनएस के सेक्शंस हैं। ये मैं आपके सीआरपीसी के सेक्शंस लाई हूँ, सीआरपीसी के, ये आप लिख लीजिए। सीआरपीसी का सेक्शन 376 ए लिखिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है ना, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है, कि आपको दोबारा पीडीएफ या इन सब चीज़ का इशू ना आए। जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा कोई चीज़ मिस हो रहा है, आप लोग पहले ही उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ पे पहले से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ठीक है। अब आपको सीआरपीसी के ये सेक्शंस उसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख लेने हैं। 376 ए, 376 है, फिर सिर्फ ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। पहले सिर्फ इतने एडिट थे। उसके बाद फिर इसी के अंदर 376 के अंदर ए बी, डी ए और डी बी भी ऐड किया गया, ठीक। अब ये जो ऐड किया गया था, ये निर्भया केस का जो अमेंडमेंट था 13/2013, इससे ऐड किया गया था। जो पनिशमेंट ऑफ ये पुराने वाले सीआरपीसी में ये रेप के जो पनिशमेंट थे, डिफरेंट डिफरेंट रिपीट ऑफेंडर्स, गैंग रेप, ठीक है, इनके सारे ये चीज ऐड करी गई थी सीआरपीसी में 13/2013, जिसका हमारा क्या था, 3 फरवरी 2013 में इन्फोर्समेंट था। ये एक आपको अमेंडमेंट अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा आपसे तो ये पूछ सकता है। ये मैं एक ही बार में ले आई हूँ। और जो बाद में इसने ये चीज ऐड करी थी 376 ए बी डी ए डी बी, जिसमें इसने और जो अभी आप नए वाले आईपीसी पढ़ते हो, जिसमें 12 साल 16 साल वाली बिलो के बच्चों से अगर आप कर रहे हो, ये सारी चीजें ये इसमें ऐड करी गई थी इन उसमें। लेकिन नए वाले आईपीसी में सबको एक साथ बना दिया सेक्शंस में। ये आपके 22/2018 के अमेंडमेंट से ऐड करी गई थी सीआरपीसी में। सिर्फ एक अमेंडमेंट डियर याद रखना है आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन आ गया तो। और इसकी हमारी इन्फोर्समेंट डेट क्या थी, 21 अप्रैल 2018, ठीक है, 21 अप्रैल 2018। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको समझ में आ गया क्या क्वेश्चन था। अब देखिए आप, ये हमने कर लिया। अब आप आइए सेक्शन 22 में अपने बेयर एक्ट के। 22 में क्या बात कर रहा है, हाई कोर्ट और सेशन जज के पावर की बात कर रहा है कि ये कितना सेंटेंस आपको दे सकते हैं, ठीक है। एक मिनट फ्रेंड्स, ये बात कर रहा है आपके कि हाई कोर्ट और सेशन जज कितनी पावर देंगे। सब चीज आपकी सेम है। पहले बस क्या था ना, जो आपका पुराना इसका सेक्शन याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा 28 साइड में, ताकि आप रिवीजन करेंगे आंखों के सामने से निकलती रहेंगी चीजें अपने आप। जब रिवीजन आप लोग करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके माइंड में बैठी रहेंगी, तो ये बस इसलिए लिख रही है साइड में। बस पुराने वाले में क्या था, सीआरपीसी में असिस्टेंट सेशन जज की भी पावर थी, क्योंकि जब ये कोर्ट था हमारे पे असिस्टेंट सेशन जज का, तो उनकी भी पनिशमेंट की एक लिमिट दे रखी थी। लेकिन अब वो है नहीं, क्लॉज 3 में था सीआरपीसी के, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 2 ही क्लॉज है। ये मैंने आपको बता दिया। अब सेक्शन 23 में आइए। 23 क्या किसकी बात कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट के पावर की। ऊपर वाला हाई कोर्ट और सेशन जज की है, मैजिस्ट्रेट की पावर की। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो आप मैजिस्ट्रेट के क्लॉज 2 में जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है, उसमें आप देखते होंगे कि जो फाइन है 3 इयर्स है, और फाइन कितना है, अप टू 50,000। तो पुराने वाले सीआरपीसी में ये 10,000 था, और अब ये 50,000 है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेम उसी तरह जब आप थर्ड क्लॉज में आते हैं, जो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट की बात करता है, उसका फाइन की पावर क्या है कि नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज, ठीक है। वो सीआरपीसी में पहले इसको 5,000 तक की पावर थी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन गया। अब ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि एक्सप्लेनेशन कहाँ है, तो 23 के क्लॉज डी के 3 के एक्सप्लेनेशन में आपका क्या डिफाइंड है, कम्युनिटी सर्विस। इसके मतलब क्या है, आपको पता है कि जो पनिशमेंट जो बेनिफिट करे कम्युनिटी का, और उसके लिए आपको कोई भी रेमुनरेशन नहीं मिलेगी, किसी तरह का आपको वो नहीं मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगी, ठीक। अब आप आइए सेक्शन नंबर 24 में। इसमें कोई चेंजेस नहीं है डिफॉल्ट वाले में, ये आपको एज इट इज पढ़ना है। 25 में अब आप आइए।
जब आप कन्विक्शन दे रहे हैं सेवरल ऑफेंसेस में एक ही ट्रायल पे, ठीक है। इसमें क्या बात कर रहा है कि बीएनएस का ये सेक्शन 9 की बात कर रहा है, ठीक है, जो आपका पहले 71 था। जो यहाँ पे 9 लिखा है ये पहले वाले सीआरपीसी में 71 ऑफ आईपीसी था, इतना। और जो सेक्शन अभी 25 है ये सीआरपीसी का 31 था, इसको लिख लीजिएगा। और साथ में ये जो चीज है ना कि कंसीडरिंग द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, ये चीज जो है ये पहले आपके पुराने सीआरपीसी में नहीं थी, ठीक। और पुराने सीआरपीसी में और कॉन्जिक्यूटिवली ये भी नहीं था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने और क्लियर कर दिया है कि अगर आप ग्रेविटी ऑफेंसेस की ग्रेविटी ऐसी है तो उसके अकॉर्डिंग आप पनिशमेंट को या तो कंकरेंटली कह सकते हैं या कॉन्जिक्यूटिवली आप पनिशमेंट दे सकते हैं। ये पहले सिर्फ कॉन्करेंटली था, कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। और कंसीडरिंग द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखिए इसमें एक, अब प्रोवाइजो के 2 के प्रोवाइजो ए में आइए आप, जिसमें बात कर रहा है कि किसी भी केस में 20 साल से ज्यादा का आप सेंटेंस नहीं दे सकते जब आप सेवरल ऑफेंसेस दे रहे हो। तो सीआरपीसी में ये 20 साल की जगह आपका 14 साल दे रखा था, 14 ईयर्स। तो इसीलिए ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, चाहे नए से बने चाहे पुराने से बने। पुराने में 14 ईयर्स था, नए में 20 ईयर्स है। अब आप आइए, ये हमारा इस चैप्टर के इतने इंपॉर्टेंट हो गए। अब आप आइए चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 सेक्शन हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है 35 से 62, अरेस्ट ऑफ पर्सन्स। चैप्टर नंबर 5 सीआरपीसी का भी यही है, सेक्शंस इसके 41 से लेके 60A तक हैं, ठीक है। अब इसमें 35 में आपका चेंजेस है, कुछ रेड डाला है, चेंजेस है कि जब पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। क्या चेंजेस है? अब आप सीधे आइए इसके अपने बेयर एक्ट के क्लॉज 3 में, 35 के क्लॉज 3 में आइए। जब आप 35 के क्लॉज 3 में आते हैं तो ये क्लॉज 3 जो है ये आपका सीआरपीसी का 41A था, सीआरपीसी का ये 41A था। एज इट इज पढ़ लीजिए, बस आगे 3 के आगे 41A ऑफ सीआरपीसी लिख दीजिए, ठीक है। बाई चांस अगर पूछ लिया कि अभी 41A कहाँ पे डिफाइंड है तो आप बता सकते हैं ना कि सेक्शन 35 के क्लॉज 3 में है, बस, ठीक है। अब आप आइए क्लॉज 7 में, 35 का क्लॉज 7 ये आपका नया ऐड हुआ है। यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे कि कोई भी अरेस्ट विदाउट प्रायर परमिशन, किसकी बिना परमिशन के, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी, डीवाईएसपी। तो डीवाईएसपी के बिना परमिशन के आप कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। विच इज पनिशेबल फॉर इम्प्रीजमेंट लेस देन 3 ईयर्स, ये भी आपका क्वेश्चन बनेगा। लेस देन 3 ईयर्स का अगर कोई है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, नॉट बिलो देन डीवाईआईपी। एक क्वेश्चन ये बनेगा, एक क्वेश्चन ये बनेगा, एक ये आपका क्लॉज इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्या कि एंड सच पर्सन इज, अगर वो पर्सन इनफर्म है या अबव 60 ईयर्स ऑफ एज है, ये पूरा आपका न्यू ऐड हुआ है, ठीक। यहाँ से आपको क्वेश्चंस पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीवाईएसपी, क्लॉज का, लेस देन 3 ईयर्स का, और इनफर्म और 60 ईयर्स ऑफ एज। अब आपके लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख के आई हूँ जब मैं अपना पढ़ रही थी आप लोग के लिए, कि अगर कोई अरेस्ट इलीगल तरीके से होता है तो क्या उससे ट्रायल आपकी विशिएट होगी या नहीं होगी, अगर अरेस्ट आपकी गलत तरीके से हुई है तो। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग अपने माइंड में, आपको पता है कि आपको नहीं आता है तो जाके सर्च करिएगा। अब देखिए अब आप आइए अपने क्लॉज 36 में, सेक्शन 36 में। सेक्शन 36 जो है आपका, एक क्वेश्चन आपका इससे ये बनेगा कि 41B ऑफ सीआरपीसी अब कहाँ पे है, अगर बन गया तो सेक्शन जो 41B का सीआरपीसी था वो कहाँ पे है, तो आप बोलोगे 36 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा। साथ में जब आप 36 का क्लॉज सी में आइए,
अपने बेयर एक्ट के क्लॉज सी में आइए और एकदम लास्ट की जो ये वाला लाइन है, लास्ट वाली लाइन जिसमें लिखा है और एनी अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम, ये चीज ऐड करी गई है। इसका मतलब क्या है, जब आप इसमें प्रोसीजर बता रखा है कि अरेस्ट के लिए क्या प्रोसीजर है और ड्यूटीज क्या है अरेस्ट की, तो जहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना होता है अरेस्टेड पर्सन को, मेमोरेंडम साइन कराना है, तो वहां पे था कि आप रिलेटिव और फ्रेंड को इन्फॉर्म करिए। लेकिन अब एक नया ऐड कर दिया है कि अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम, अगर वो चाहे तो किसी और को भी कर सकता है। ठीक है, अब आप आइए सेक्शन 37 पे। सेक्शन 37 सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है? 41 सी। ठीक है, 41 सी जो बात करता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की। ठीक है, तो आपके बैरक में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल, क्लॉज ए में जो लिखा है कि वो पुलिस कंट्रोल रूम बनाएगी एवरी डिस्ट्रिक्ट में एंड एट स्टेट लेवल, ये सेम है, सीआरपीसी में भी यही था। बट ये जो चीज है ना, ये सीआरपीसी में नहीं थी, ये न्यू ऐड हुई है। और साथ में आप देखोगे इसमें रैंकिंग भी ऐड है, तो ये आपका रैंकिंग इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये बात कर रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक पुलिस स्टेशन में नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट एसआई। ठीक है, असिस्टेंट एसआई वो रिस्पॉन्सिबल होगा सारे इंफॉर्मेशन, नेम्स, एड्रेस लेना पर अरेस्टेड पर्सन का और ये सारी चीजें। ठीक है, और उसको वो हर पुलिस स्टेशन पे और डिजिटल मोड में आप देखते हैं ना कि ये चीज होनी चाहिए। ये पूरी क्लॉज ही न्यू ऐड करी गई है। इसके लिए एक रैंक भी रख दिया है ऑफिस पुलिस ऑफिसर का कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट पब्लिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब आप आइए अपने सेक्शन 38 पे। सेक्शन 38 में सिर्फ आप ये लिख लीजिए जो बात करता है कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। ये जो हमारी सेक्शन है, ये सीआरपीसी का 41 डी में बात कर रहा था, क्योंकि ये डी वी सारे जो है ना, 41 ए बी सी, ये डी, ये सारे ना अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, ये अमेंडमेंट से ऐड हुए थे हमारे पुराने वाले सीआरपीसी में, तो इसीलिए हम यहाँ के पे इसके सेक्शंस भी याद कर रहे हैं। ठीक है, अमेंडमेंट हम याद नहीं कर रहे हैं, हम अमेंडमेंट वुमेन्स और चिल्ड्रंस वाले पे याद कर ही रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट ज्यादा वो बन रहा है, इसीलिए हम इसको नहीं याद कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा लगेगा तो मैं टेलीग्राम पे एक बार आपको एक पेज भेज दूंगी एकदम लास्ट मोमेंट में, आफ्टर 10 डेज, जब मैं रिवीजन आप लोग का कराऊंगी और डीप में देखूंगी, लगेगा कि सारी चीजें हो गई हैं, तो मैं कुछ कुछ चीजें एडिशनल आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिया करूंगी। अब आप आइए अपने सेक्शन नंबर 40 पे। सेक्शन नंबर 40 जो आपकी बात करता है कि अरेस्ट, जब प्राइवेट पर्सन आपका अरेस्ट करेगा और उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी, तो ये सीआरपीसी का सेक्शन 43 था, ये आप लिख लीजिए। अब इसमें आपको मैंने ये लिखा है, ये आप अपने थर्ड लाइन पे आएंगे कि विद इन 6 आवर्स फ्रॉम सच अरेस्ट उसको मेक ओवर करना है पुलिस ऑफिसर को। ये आपका क्वेश्चन भी बनता है विद इन 6 आवर्स, ये क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि ये सीआरपीसी में नहीं था, ये न्यू 6 आवर्स का ऐड हुआ है, तो ये क्वेश्चन बन रहा है आपका। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन नंबर 43 पे। इसके बीच में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, जैसे आप उनको पढ़ते आ रहे हैं आप उनको पढ़ते आइए। ठीक है, सेक्शन नंबर 43, क्योंकि ये कंपैरिजन वाली वीडियो है तो मैं कंपैरिजन से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब कवर कर रही हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट एरियाज भी और फोकस एरियाज भी। अब सेक्शन 43 बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरीके से कि अरेस्ट किस तरह से किया जाता है, अरेस्ट हाउ मेड। सीआरपीसी का ये सेक्शन नंबर 46 था, ये लिख लीजिए। अब आप 43 के एक्सक्यूज में क्लॉज 3 पर आइए, 43 के क्लॉज 3 पर आइए। क्लॉज 3 जो है आपका नया ऐड हुआ है पूरा, जब ये नया ऐड हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, जब भी किसी ऑफेंस का ये नेचर और ग्रेविटी देखेगी और हैंडकफ यूज करेगी, ये पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले सिर्फ यहीं तक था। ठीक, तो किस केस में वो हैंडकफ यूज कर सकती है, जब वो अरेस्ट कर रही है या प्रोड्यूस कर रही है मैजिस्ट्रेट के आगे, किस केस में, अगर वो हैबिचुअल है, रिपीटेड ऑफेंडर है, ये आपने, ये सारे ऑफेंसेस हैं 13 ऑफेंसेस, ये आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी बनेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा।
अब आप आइए 43 हमारा हो गया है, 44 एज इट इज आपको पढ़ना है, छोड़ना एक भी सेक्शन नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है। ओके, 45, 46, 47, 48। अब आप आइए अपने सेक्शन नंबर 48 पे, कि ये क्या कह रहा है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट और ईटीसी टू रिलेटिव और फ्रेंड। जो भी अरेस्ट कर रहा है किसी पर्सन को, तो उसका ऑब्लिगेशन है कि वो इंफॉर्मेशन दे अब उसकी। तो इसका सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन नंबर था? 50A। ये लिख लीजिए। अब आप देखिए क्लॉज 1 के थर्ड लाइन पे, ये रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो है ना, ये पहले नहीं था, ये अभी ऐड किया है। बस एक नीचे लिख लीजिए कि ओल्ड में नहीं था। अब आप जो लास्ट की लाइन है कि एंड ऑल्सो टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, ये आपकी न्यू ऐड हुई है, ये पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, कि जो नॉमिनेटेड पर्सन है, जो उसको जो भी अरेस्टेड पर्सन है, वो जिसको बताएगा कि आप इनको इन्फॉर्म करिए, उनको इन्फॉर्म करना है। और साथ ही साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है, उसको भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ऐड हुई है आपकी। अब आप आइए आगे, सेक्शन नंबर 49। सेक्शन नंबर 49 में एज सच कोई चेंज नहीं है, बस ये बात करता है कि सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। और ये जो क्लॉज है 1 और 2, सिर्फ ये नंबरिंग नंबरिंग आपकी सिर्फ डली हुई है। पहले ये पैरा में था, अब ये नंबरिंग में है। तो एज सच इसने कोई बहुत ज्यादा हमारे में डिफरेंस क्रिएट नहीं किया है। क्वेश्चन अगर आएगा तो इसका सेक्शन पे आएगा और अंदर के मटेरियल्स जो होंगे। ठीक है, 50 में कोई चेंजेस नहीं है। 51 पे अब आप आइए। 51 पे बात है कि एग्जामिनेशन किसका हो रहा है? अक्यूज्ड पर्सन का हो रहा है। ठीक है, ये आपका सेक्शन बन जाएगा। पुराना कौन सा था आपका? 53 था, ये भी आप लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनी पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे देखिए आप, इसकी बात कर रहा है कि, तो ये जो एनी पुलिस ऑफिसर की आपके बीएनएसएस में बात कर रहा है ना, तो सीआरपीसी में ये किसकी बात कर रहा था पता है? कि अबव एसआई होना चाहिए। जब एसआई से अबव कोई इंसान जाके मेडिकल प्रैक्टिशनर को, अक्यूज्ड को उनके सामने लेकर आएगा, पुलिस ऑफिसर जो लेकर जाता है मेडिकल कराने के लिए, तो उस मेडिकल कराने के लिए पुलिस ऑफिसर की पहले एक पोस्ट थी कि एसआई से ऊपर वाले पोस्ट वाला ही इंसान जा सकता है। लेकिन बीएनएसएस ने उसको एसआई वाले चीज को हटा दिया और बोला कि कोई भी पुलिस ऑफिसर लेके जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कौन रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अरेस्टेड पर्सन के उससे। अब आप आइए सेक्शन 51 के क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 जो है ये पूरा न्यू ऐड हुआ है। जो आपने पढ़ा होगा कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो बिना किसी डिले के फॉरवर्ड करता है एग्जामिनेशन रिपोर्ट, किसको? आईओ को करता है। आईओ को जो वो करता है, ठीक है, और शेल मतलब मैंडेटरी है ये चीज। तो ये न्यू ऐड हुई है, इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब आप आइए 52। ये सब तो आपको पढ़ना ही है, क्या चीज हम कंपैरिजन पे चल रहे हैं इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अब 52, जहां पे कोई अक्यूज्ड है रेप के लिए, उसने रेप कमिट किया है, उसके ऊपर ये एक्विजिशन है, तो उसका मेडिकल के लिए हम लेके जा रहे हैं उसको मेडिकल करवाने के लिए। तो इसमें भी मेडिकल करवाने के लिए जो रिक्वेस्ट करेगा ऑफिसर, पहले सीआरपीसी में हमारा अबव एसआई की बात कर रहा था, लेकिन अब एनी पुलिस ऑफिसर है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पुलिस ऑफिसर होना चाहिए बीएनएसएस के अंडर? तो एनी पुलिस ऑफिसर। उसने पूछ लिया कि कौन सा पुलिस ऑफिसर होना चाहिए बीएनएस सीआरपीसी के अंडर? तो अब एसआई होना चाहिए था। ठीक, अब आप आइए उसके क्लॉज 5 पे। क्लॉज 5 पे एक नई चीज जो है, ये आपको ये 193 दिख रहा होगा ना, कि 193 के क्लॉज 6 के सब क्लॉज ए में, बस यहाँ पे आप लिख लीजिए कि 73 के 5 के सब क्लॉज ए में, ये था हमारा सीआरपीसी। इससे बनेगा नहीं, बन भी सकता है, हम किसी चीज पे वो नहीं कर सकते, लेकिन ये आप लिखिए इसको 173 के क्लॉज 5 के सब क्लॉज ए में था, अगर सीआरपीसी का पूछ लिया तो।
अब आप आइए प्रोवाइजो में, सेक्शन नंबर 53, ये लाइन से है। 53 अरेस्टेड पर्सन की बात कर रहा है। पहला आपका अक्यूज्ड की बात कर रहा है, दूसरा आपका रेप के अक्यूज्ड की बात कर रहा है, तीसरा आपका कोई भी अरेस्टेड पर्सन हो सकता है। ठीक, इसमें एक प्रोवाइजो जो है आपका, क्लॉज 1 का फर्स्ट प्रोवाइजो, ये न्यू ऐड हुआ है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि अगर मेडिकल ऑफिसर चाहे तो वो एक बार से ज़्यादा मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है अगर उसको ज़रूरी लगे तो। ठीक, ये न्यू ऐड हुआ है। अब आप आइए अपने सेक्शन नंबर 54 पे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये टीआईपी की बात कर रहा है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, टीआईपी। ठीक है, अब ये पुराने सीआरपीसी में कहाँ था? तो ये पुराने सीआरपीसी में 54 ए पे था, तो ये तो आप भूलेंगे ही नहीं। क्वेश्चन इससे बन भी गया तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, टीआईपी में, जो टीआईपी का जो ये प्रोवाइजो है सेक्शन 54 का, उसमें आप एकदम लास्ट की लाइन पे आइए, प्रोवाइजो की एकदम लास्ट की लाइन पे, जिसमें बात कर रहा है कि एंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी रिकॉर्डेड बाय एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कि जब भी आप टीआईपी कर रहे हैं तो आज जरूरी नहीं है, जैसे आपने वो दामिनी मूवीज और ये सन्नी देओल वाली देखी थी ना, जब वो रेप कमिट होता है, वो एक तिल लगा के सब चीज पूछते हैं कि किसने किया था, किसने किया था, फिर वो सर चकराने लगता है, ये सब करके, सब सेम हाइट और उसके होते हैं, तो उस टाइम पे कोर्ट में थे। अब आपका क्या, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया तो यहाँ से आ सकता है। क्रॉस सेक्शंस का आएगा सीआरपीसी का, ये भी अब आपको यहीं पे याद हो गया है क्लास में। 55 में कोई चेंजेस नहीं है, 56 में कोई चेंजेस नहीं है, 57 में कोई चेंजेस नहीं है। अब 58 में आपका चेंज है क्या? 58 में कि जब पर्सन अरेस्टेड है उसको आप 24 आवर से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सेक्शन 187 है वो पहले सीआरपीसी का 167 था, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको मैजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स अगर आपके हो रहे हैं तो आपको, अगर उसको डिटेन करना है, आपको जरूरी लगता है पूछताछ करने के लिए उसका डिटेन रहना जरूरी है, तो आपको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा। तो जो ये हमारी आपके बेयर एक्ट में लास्ट लाइन है कि वेदर हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट, वेदर हैविंग जुरिस्डिक्शन और नॉट, ये न्यू ऐड हुई है, पहले यहीं तक था, आपका फुल स्टॉप था यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कि जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास लेके जा रहे हैं उसके पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो हो चाहे नहीं हो आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा सेक्शन 58 के अंदर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, 59 में कोई चेंजेस नहीं है, 60 में नहीं है, 61 में नहीं है, 62 में नहीं है। अब सीधे आप आइए अपने चैप्टर 6 पे, चैप्टर 6 जो बात करते हैं प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस 63 से लेके 93 में। ठीक, सीआरपीसी का ये भी चैप्टर 6 था, सेक्शन 61 से 90 थे। अब आप देखिए 61, जो 61 था इसमें, ये अभी 63 में, इसका जो क्लॉज 2 है ये न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, जो कि इनक्रिप्टेड और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी आप समन्स भेज सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सील के साथ। अब आप आइए नेक्स्ट सेक्शन 64 पे। 64 में ये जो चीज आपकी ऐड हुई है प्रोवाइजो की, कि समन जब सर्व सर्व हो रहा है, तो जो ये वाला क्लॉज है, प्रोवाइजो है, ये पूरा न्यू ऐड हुआ है आपका। ठीक है, तो कि एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, ये सब जो है आपको ये सब चीज उसका रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब इसमें एक और प्रोवाइजो हमारा न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, ये क्लॉज 2 का है, क्लॉज 2 का प्रोवाइजो है, ये भी न्यू ऐड हुआ है कि जब भी समन में अगर कोर्ट की सील है, कोर्ट की सील है इमेज की, ठीक है, और तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, और जैसे कोर्ट चाहे बाय रूल्स प्रोवाइड कर रहा है वैसे भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी बात हो गई, इन पर्सन देने की इतनी जरूरत नहीं है आपको, ये बात कर रहा है। अब सेक्शन 65 में आप आइए, जो जब आप कॉरपोरेट बॉडीज और फर्म्स
और सोसाइटीज को दे रहे हैं। तो आपके बेयर एक्ट में ये डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी की बात कर रहा है। ये आपके पुराने सीआरपीसी में नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपका जरूर बन सकता है कि जब आप कंपनी में दे रहे हैं तो किसको देना है, आपको सर्व किसको करना है, ठीक है, और किस तरह से करना है। रजिस्टर्ड पोस्ट से करना है, डायरेक्टर को कर सकते हैं, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर, और कॉर्पोरेशन इन इंडिया। यहाँ तक आपकी नई चीज ऐड हुई है। और इसका मतलब शेयर बी डीम टू हैव बीन इफेक्टेड, कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में वो पहुंच चुका है, ठीक है। लेकिन ऐड यहीं तक हुआ है आपका, जहाँ तक ये मैंने कॉर्पोरेशन इन इंडिया तक करा है, ठीक है। अब आप इसी के 65 के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, एक्सप्लेनेशन में कि कंपनीज एक्ट 2013 लिखा हुआ है। ये आपका पहले नहीं था, ये नया ऐड हुआ है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 ये आपका पहले नहीं था, ये अब ऐड हुआ है। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। अब क्लॉज 2 में क्या कह रहा है, ये न्यू ऐड हुआ है, क्योंकि पूरा यहाँ तक हमारा पूरा न्यू ऐड हुआ है कि जब आप इसको किसी भी सम उसको दे रहे हो तो रजिस्टर्ड बाय, सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए, एड्रेस उस सच पार्टनर को होना चाहिए, और क्या माना जाएगा कि इफेक्टेड हो चुका है, कि लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। इसके अंदर का एक मटेरियल है वही माना जाएगा, उसको ही आप इन जनरल समझ लीजिएगा। डायरेक्टर, मैनेजर को भी आप दे सकते हैं, ये चीज नहीं ऐड हुई है। और कंपनीज एक्ट एक आपकी नहीं ऐड हुई है। अब आप आइए सेक्शन 66 में। सेक्शन 66 जो कह रहा है कि जब आपके पर्सन्स नहीं मिल रहे हैं, आपको कैन नॉट बी फाउंड, तो आप कैसे समन्स देंगे। और इसी का मैं एक आपको एक क्वेश्चन आपसे आएगा, तो मैंने आपके लिए ले आई हूँ अपने साइड से, कि इसी सेक्शन को हम एक्सटेंडेड सर्विस भी कहते हैं, एक्सटेंडेड सर्विस भी कहते हैं। अब आपने अपने बैरक में देखा होगा कि सम अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली की बात कर रहा है, कि अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप एक डुप्लीकेट को सम अदर अडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली भी दे सकते हैं। लेकिन सीआरपीसी में अडल्ट की जगह सिर्फ मेल लिखा हुआ था, कि सम मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। सीआरपीसी में मेल बोला हुआ था, अब इसने अडल्ट कर दिया है। अडल्ट में मेल फीमेल भी हो सकती है, इसीलिए ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये एक्सप्लेनेशन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पहले भी था कि सर्वेंट नहीं होता है मेंबर। अब सेक्शन 67 आप देखिए, जो हेडिंग है कि प्रोसीजर, जब ऊपर का कोई भी तरीका आपके ऊपर से आप समन नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या प्रोसीजर रहेगा। इसी को हम कहते हैं सब्सटीट्यूटेड सर्विस। पीवाईक्यू आपके बहुत मिलते हैं हर स्टेट में इसके। इसमें बस इतना लिख लीजिए एड ऑन मेरे साइड से। अब नेक्स्ट आइए सीधे सेक्शन नंबर 70 पे। सेक्शन नंबर 70 पे आना है डायरेक्ट, जो कि बात करता है प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। जब सर्विंग ऑफिसर ही प्रेजेंट नहीं है बताने के लिए कि सर्विस करी थी उसने कि नहीं करी थी, पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी। इसके क्लॉज 3 में आइए, 70 के क्लॉज 3 में आइए, ये नया ऐड हुआ है क्योंकि, ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है कि जब समन्स को आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भेज रहे हैं, कौन से समन्स को, 64 से लेके 71 वाले सेक्शंस में इनमें, तो वो ड्यूली सर्व्ड माने जाएंगे, और माना जाएगा कि जो समन्स हैं वो अटेस्टेड थे और कैप्ट एज प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन अंदर से भी बन सकता है इसका, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। अब आप आइए सेक्शन नंबर 71 पे। 71 क्या बात कर रहा है कि विटनेस को समन कैसे होगा, विटनेस को, ठीक है। तो इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है वो आपके बीएनएसएस में न्यू ऐड हुए हैं हर जगह, पुराने नहीं थे, पुराने में इनकी बात नहीं होती थी। अब आप आइए क्लॉज 2 में, 71 के क्लॉज 2 में। क्लॉज 2 में जो ये है, आप और कि और ऑन द प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ समन्स अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 70 बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। ये आपकी न्यू ऐड हुई है, ये 2 लाइन, ये पहले नहीं थी, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट आते हैं वारंट में, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें नहीं है। सीधे आइए आप अपने सेक्शन नंबर 82 में, इसमें चेंजेस आए हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है वैसे भी,
कि प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इज इशूड। अब अगर वारंट किसी के अगेंस्ट इशू है तो उसका अरेस्ट कैसे होगा। इसका जो क्लॉज 2 है ये नया ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था। क्या ऐड हुआ है नया कि ऑन द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफिसर शैल फोर्थविथ give information regarding such arrest and place where the arrested person being held to designated police officer। किस पुलिस ऑफिसर को वो इन्फॉर्म कर रहा है अरेस्ट की, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट में अपने, ठीक है। एंड टू सच अनदर ऑफिसर वेयर अरेस्टेड पर्सन नॉर्मली रिसाइड्स। ये आपका न्यू ऐड हुआ है, इसमें आपको पूछ सकता है अगर तो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट, किसको इन्फॉर्म करना है उसको, इसको इन्फॉर्म करना है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को या अनदर डिस्ट्रिक्ट में किसी और उसको, ठीक है। अब आप आइए सेक्शन नंबर 84 पे, प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन फॉर एब्सकॉन्डिंग। ये आपका पहले भी इम्पोर्टेंट था, ये अब भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कुछ चेंजेस आए हैं इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्लॉज 4 पे आइए सीधे। अब क्लॉज 4 में इन्होंने एक बाइफरकेशन करी है, ठीक है, जो 10 ईयर्स और मोर की बात कर रहा है या लाइफ इम्प्रीजमेंट के ऑफेंसेस की बात कर रहा है या डेथ की बात कर रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है, आप ये पढ़ चुके हैं कि जब भारतीय न्याय संहिता के कोई भी ऐसा पनिशमेंट है जो कि डेथ से पनिशेबल है, लाइफ इम्प्रीजमेंट से, या 10 से 10 साल के उसमें, या आईपीसी में पनिशेबल है या किसी और ऑफेंस में पनिशेबल है, तो उस केस में क्या हो रहा है, ठीक है। ये चीज आपकी न्यू ऐड हुई है 10 साल वाली, 10 साल वाली डेथ वाली और लाइफ इम्प्रीजमेंट वाली। इसकी जगह जो सीआरपीसी था उसमें ही ये वाले प्रोविजंस थे, 32, 34, 364, 367, 392 से 400 ऑफ ईटीसी, ये सारे जिसमें डेथ, ये आप देखेंगे पुराने वाले डेथ के थे, ठीक है, डेथ के थे, ठीक है, और ये एक्सीडेंट्स के थे, इसे 364 के थे। तो ये आपको ग्रेविटी समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कि इनकी ग्रेविटी क्या थी, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है कि जब कोई ऑफेंस इन सब चीजों से पनिशेबल होगा तो इन जनरल ये बोल रहा है कि तब आप उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं और उसके इफेक्ट में एक डिक्लेरेशन डाल सकते हैं। तो ये जो पनिशमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, 10 साल और ये वाला पोर्शन। अब आप आइए सीधे अपने सेक्शन नंबर 86 पे, सेक्शन नंबर 86 पे जो कि बात कर रहा है आपकी आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये आपका न्यू प्रोविजन है पूरा, इसीलिए यह आपका इम्पोर्टेंट है, कैसे भी करके पूछ सकता है आपसे कि पहले कौन सा था कौन सा नहीं था, क्या ये प्रोविजन सीआरपीसी में था नहीं था, 86, ठीक है। अब आप आइए 87, मैंने आपको ये चीजें बता रखी हैं कि ये सारा कौन करता है, क्या पीरियड्स हैं, ठीक है, कब इंस्टीट्यूट कर सकते हो, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। 88 की भी मैंने बता रखी है कि 2 इयर्स, ये आप लोग ये क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ये सेक्शन 90 आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि इशू ऑफ वारंट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू समन्स, ये है आपका। अब आप आइए सीधे चैप्टर नंबर 9 पे, चैप्टर नंबर 9 पे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड ऑफ गुड बिहेवियर, सेक्शन नंबर 125 टू 129 ऑफ बीएनएसएस, और चैप्टर नंबर 8। अब यहाँ पे है चैप्टर नंबर 8 सीआरपीसी का और 106 से लेके 110। अब आप इस पे आइए, जैसे ये मैंने बता रखा है कि ऑन कन्विक्शन कौन होगा, कोर्ट ऑफ सेशन या फर्स्ट मजिस्ट्रेट नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। अब इसके क्लॉज 2 पे आइए, जो आपको बीएनएस का क्लॉज 2 के क्लॉज सब क्लॉज ए में आपको दिख रहा है कि बीएनएस की चैप्टर 11 की बात कर रहा है और इन सेक्शंस की बात कर रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आईपीसी के चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहा था जो हमारा सीआरपीसी था और इसकी बात कर रहा था। बस इसको आप लिख लेंगे अपने बेयर एक्ट में, जब भी आप बेयर एक्ट से गो थ्रू करेंगे तो आपको ये मेंस में भी काम आएगा, ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आप आइए पॉज करके ले लिया करिए। 26 में भी मैंने बताया कि ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी होती हैं, 27 में भी।
अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि 27 के क्लॉज ए में, ठीक है, ये जो सेक्शंस हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस में ये ले आई हूँ, ये आप लिख लीजिए कॉरस्पॉन्डिंग वाले, क्योंकि आपको सीआरपीसी में आंसर राइटिंग में मेंस में इजी होगा, ठीक है, दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और उसी तरह से जो 294 ऑफ बीएनएस है ये 292 है, ये ले आई थी, ये तो सेम है आपको, और ये क्वेश्चंस का भी बनेगा आपका। नेक्स्ट आप आइए 128 में, 128 में भी कोई चेंजेस नहीं है। 129 में आपका कुछ चेंज है, ये आप देख लीजिए क्या चेंजेस है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर की बात करता है। इसमें जो बीएनएस का चैप्टर 10 की बात करी है और इस सेक्शंस की बात करी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस में लेकर आई हूँ, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो सीआरपीसी में था, ये सीआरपीसी में था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके आंसर राइटिंग के टाइम पे भी काम आएगा आपको, और अभी आप लिख के रखेंगे तो आप जब गो थ्रू करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप करेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब आप इसमें आइए, जो आपका सेक्शन नंबर 129 है हैबिचुअल ऑफेंडर का, 129 के इसमें आइए आप ई क्लॉज में, ई क्लॉज और जी क्लॉज, इसके आगे आप लिख लीजिए न्यू, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट की बात कर रहा है और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट की बात कर रहा है। ये पहले नहीं था हमारे सीआरपीसी में, ये नहीं था, ठीक है, ये न्यू ऐड हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्शंस में कि कौन कौन से हैबिचुअल ऑफेंडर्स की कैटेगरी में आएंगे किस उसमें, तो मान लीजिए उसमें अगर अंडर बीएनएस पूछ लिया कि अंडर बीएनएस कौन से उसमें आएंगे हैबिचुअल ऑफेंडर्स, बीएनएस में पूछा मतलब बीएनएसएस पूछ लिया और आप इसको टिक कर लेंगे। अब अगर सीआरपीसी पूछ लिया कि अंडर सीआरपीसी कौन से थे या कौन से आएंगे, अब सीआरपीसी के ऑप्शन में अगर ई और जी पूछ लिया तो सीआरपीसी के ऑप्शन में ई और जी तो था ही नहीं हमारे, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ये आपको याद रखना है। अब आप आइए हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 पे, चैप्टर नंबर 10 हमारा मेंटेनेंस की बात कर रहा है, ठीक है। मेंटेनेंस, इसका सेक्शन की रेंज है 144 से 147, सीआरपीसी में ये हमारा चैप्टर नंबर 9 था, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 7A वाला जो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट था वो बढ़ चुका है, यहाँ पे एक अलग चैप्टर बना दिया है, इसीलिए हम बीएनएसएस में एक चैप्टर आगे चल रहे हैं। सीआरपीसी का जो मेंटेनेंस था वो 125 से 128 में था, सीक्वेंस सेम है। ये सारी चीजें फर्स्ट क्लास प्रोवाइजो ये सब इम्पोर्टेंट होता है, ये टाइम लाइन इम्पोर्टेंट होती है। अब आप सीधे उसके एक्सप्लेनेशन पे आइए, क्लॉज 1 के एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपके बेयर एक्ट में सिर्फ वाइफ दे रखा है, वाइफ का एक्सप्लेनेशन, लेकिन जो हमारा सीआरपीसी था उसमें माइनर को भी एक्सप्लेन करा गया था कि माइनर कौन होता है, लेकिन माइनर को हमारे बीएनएसएस ने एड्रेस नहीं किया है। एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में आपसे पूछ लिया कि किसको डिफाइन किया गया है, तो बीएनएस में किसको, बीएनएसएस में सिर्फ वाइफ को किया है और सीआरपीसी में वाइफ प्लस माइनर को किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जैसे ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए सारा प्रोसीजर में। अब आप आइए सेक्शन नंबर 145 में, सेक्शन नंबर 145 में सेम सीक्वेंस में इंडेक्स है, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी याद करने में। 145 के डी क्लॉज जो है, जहाँ पे फादर और मदर रिसाइड्स करते हैं, ये न्यू ऐड हुआ है, सीआरपीसी में बस यहाँ तक ही था कि जो पर्सन है उसके अगेंस्ट जब केस डाल रहे हैं तो कहाँ डाल सकते हैं, जहाँ पे वो है, जहाँ पे वो उसकी वाइफ रिसाइड करते हैं या जहाँ पे वो लास्ट रिसाइड करे थे। लेकिन अब न्यू ऐड कर दिया है कि जहाँ पे उसके माँ बाप भी रिसाइड कर रहे हैं, अब वहां पे भी लड़की के पास जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। लड़की या लड़का दोनों के उसमें, लेकिन यहाँ पे हिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये वाला मेंस को लेके है, ठीक। अब ये देखिए, ये समन केस की तरह होगा, ठीक है। सेट असाइड करने के लिए आपको गुड कॉज शो करना पड़ेगा, एक्स पार्टे हो सकता है, एक्स
सेट असाइड के पीरियड क्या है, विद इन 3 मंथ्स, ये एडिशनल चीजें हैं, ये आपका अमेंड न्यू नहीं है, लेकिन मैंने पेन गलत यूज कर लिया था इसमें, ठीक है, रेड पेन गलत यूज कर लिया था, लेकिन ये आपको पढ़ने वाली चीज है, ये क्वेश्चन बनने का यहाँ से आपका। अब आप आइए नेक्स्ट, सेक्शन 146, ऑल्टरेशन किस किस टाइम पे हो रहा है ऑल्टरेशन, तो ये सबको पता है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ग्रीन पेन वाली जो है ये याद रखनी है कि अल्टरेशन कब कब आप किस सिचुएशन में कर सकते हैं। 147 की इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस कब होता है, या मतलब ये कोई भी मैजिस्ट्रेट कर सकता है और किसी भी प्लेस में, एनी प्लेस हो सकता है, ये एडिशनल लेकर आ रही हूँ मैं आपसे। अब आप आइए चैप्टर नंबर 11 पे, चैप्टर नंबर 11 पे जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, हेडिंग ये है आपकी। अब ये चैप्टर जो है ये फर्दर क्लॉजेज में डिवाइडेड है, जैसे ये ए है, बी है, आगे हमारे सिलेबस का पार्ट कौन सा है, हमें वही पढ़ना है, ठीक। हमारे सिलेबस का पार्ट है जो पब्लिक न्यूसेंस की बात कर रहा है। पब्लिक न्यूसेंस की बात कौन कर रहा है, 152 से 167 जो है ये हमारे चैप्टर का पार्ट है सिलेबस का। सीआरपीसी में क्या था हमारा, सीआरपीसी में भी ये चैप्टर 10 था, जैसे वो 11 है जो पब्लिक न्यूसेंस की बात कर रहा था, सेक्शन 133 से लेके 148 तक। अब आप आ जाइए पब्लिक न्यूसेंस 152, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक। ये सारी अथॉरिटीज आपको याद करनी होती है। अब 152 के बाद आप आइए 153 में भी कोई चेंज नहीं आया है, सीधे 154 पे आइए। 154 में चेंज आया है तो इसके आगे सीआरपीसी का 135 लिख लीजिए। अब इसमें ये बोला है कि जहां पे पर्सन को ऑर्डर किया जाता है कि तुम आओ और अपना कॉज शो करो कि तुमने कुछ किया है कि नहीं किया है, क्या है, अपीयर होके बताओ। इसमें बस ये क्लॉज बी में इतनी चीजें ऐड करी हैं कि वो अपीयर हो सकता है या उसको हियर करा जा सकता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से, जो पहले नहीं था, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे, ठीक है। अब आप आइए नेक्स्ट 157 पे। अब 157 के आगे आप पहले तो 138 ऑफ सीआरपीसी लिख लीजिए। अब 157 के क्लॉज 3 के प्रोवाइजो में आप आइए, क्योंकि ये प्रोवाइजो आपका न्यू ऐड हुआ है। अब प्रोवाइजो आपको क्या कह रहा है कि जो कोई भी जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, कब तक, 90 डेज के अंडर। और अगर आप 90 डेज के अंडर नहीं कर रहे हैं उसको कंप्लीट, तो कितने दिन के अंदर, 122 डेज के अंदर। लेकिन इस केस में आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अपने रीजंस, ये आपका इम्पोर्टेंट है, टाइमलाइन है ना, तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आप आइए 160 के अंदर, 160 के आगे आप 141 लिख सकते हैं। सिर्फ ये जो शैल भी है ना, ही शैल बी लाइबल टू दी पेनल्टी, ही शैल बी, बस इतना ग्रामेटिकल चेंज आया है कि शैल बी, पहले जो सीआरपीसी था उसमें विल बी लिखा था, बस, इसका कोई मीनिंग नहीं है। और ये 223 ऑफ बीएनएस था, और सीआरपीसी में आईपीसी का सेक्शन होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। 161 एक्सक्यूज मी, 161 आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे इंडेक्स बेसिस पे भी याद रखना है और अंदर का भी याद रखना है। अब आप आइए 162 पे। 162 पे ये जो अथॉरिटीज थी आपकी, डीएम, एसडीएम और अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, साथ में जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है ना, ये न्यू ऐड हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा एमसीक्यू में, ठीक है, कि कौन कौन जो है प्रोहिबिट कर सकते हैं रिपीटेशन को या कंटिन्यूएंस ऑफ पब्लिक न्यूसेंस को, कौन कौन लोग प्रोहिबिट कर सकते हैं, किन किन के पास पावर है। तो पहले इनके पास थी, इनके पास थी, इनके पास थी। अब फोर्थ ऑप्शन में ये भी पूछ लेगा तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, या कोई एक नहीं पूछेगा ऐसे करके कोई और डाल देगा, डिप्टी कमिश्नर की जगह मान लीजिए कमिश्नर ऑफ पुलिस या एएसआई डाल दिया कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक। अब आप 162 के बाद सीधे आइए अपने सेक्शन नंबर सीधे आप आइए 162 के बाद सीधे आप आइए अपने लास्ट चैप्टर पे। अब हमारी सीआरपीसी फ्रेंड्स बहुत देर तक आप लोग ने मेहनत करी है, ठीक है, बस अब हमारा लास्ट चैप्टर है बहुत इजी बनाने को, क्योंकि हम एक बार में सब चीज पढ़ने बैठेंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे,
तो हमें तोड़-तोड़ के पढ़ना है। मान लीजिए आज आपने कंपैरिज़न पूरा पढ़ लिया, या आपने जब भी ये वीडियो देखी आपने पूरा कंपैरिज़न पढ़ लिया। अब आपके माइंड में पूरा कंपैरिज़न आ गया। अब आप इसको तोड़-तोड़ के 4 दिन में, 3 दिन में अपना सिलेबस कर सकते हैं। कंपैरिज़न तो आपको कंप्लीट हो गया, फ़ोकस एरिया पता लग गया, क्वेश्चंस किस तरह से कैसे बनेंगे वो सब पता लग गया, है ना? तो ऐसा नहीं है कि आज आप बैठे सीआरपीसी, बीएनएसएस पहली बार पढ़ने और आप सोच रहे हो आज ही आप कंपैरिज़न भी कर लेंगे, आज ही आप पढ़ भी लेंगे, आज ही आप अपने एमसीक्यू भी लगा लेंगे और आज ही आप मॉक भी लगा लेंगे, तो हमारा माइंड फट जाएगा। इतना नहीं करना है, हमें डिवाइड करके करना है सब चीज़ें, ठीक है? डेली डेली कहते हैं ना, बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करिए और डेली डेली करते रहिए, आपको खुद प्रोग्रेस मिलेगी, है ना? तो इसीलिए बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, थोड़ी सी हिम्मत और बना के रखनी है, ठीक है? हम सबको पेपर निकालना है इसीलिए। अब आपका चैप्टर नंबर 13 पे आप आते हैं, बेयर एक्ट के, जो बात करता है इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है? एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। जब ये चैप्टर नंबर 13 है हमारा बीएनएसएस का, तो सीआरपीसी का कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 12, एक पीछे चल रहा है हमारा, ठीक है? 7A के बाद से। और उसके सेक्शन क्या थे? एफआईआर के सबको पता है 154 से 176 था। सब चीज एज इट इज है, सब चीज, ठीक है? और 173 से 196। अब आप सबसे पहले आइए अपने एफआईआर के ऊपर, कि इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। अब सबसे पहला इसमें जो ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया है, इसके ऊपर आप लोगों को लिखना है कि ये बात कर रहा है 0 एफआईआर की, कि ज़रूरी नहीं है ऑफेंस का कमीशन किसी भी एरिया में हुआ हो, एफआईआर कहीं और पे भी हो सकती है। ये अब लिख दिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एरिया, ये सीआरपीसी में नहीं लिखा हुआ था, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा क्या अब लिखा उसने, कि और बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अगर आप एफआईआर चाहें आप इलेक्ट्रॉनिक उससे भी कर दे सकते हैं, ठीक है? एफआईआर के फॉर्मेट्स भी हैं, किस किस उसमें आप अपने घर से बैठ के एफआईआर कर सकते हैं, ये भी न्यू चीज़ ऐड हुई है। ये क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से भी 2-3 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन वाले मिलेंगे आपको, जजमेंट वाले, जजेस की पावर के मिलेंगे, कम्युनिटी सर्विस के मिलेंगे, ठीक है? अब आप आइए क्लॉज 2 पे, 1 के सब क्लॉज 2 पे, कि ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिके, ये पहले नहीं था ना, क्योंकि इसीलिए हम इस पे फोकस कर रहे हैं, कि जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू आप कर दे रहे हैं अपना एफआईआर, तो आपको 3 दिन के अंदर जो आके साइन करना है, ये भी न्यू ऐड हुआ है हमारा, ये क्वेश्चन वैसे भी ऐड बनेगा, ठीक है? अब आप आइए नेक्स्ट प्रोवाइजो में अपने, अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि जो प्रोवाइजो की बात कर रहा है, तो मैं आपके लिए इसमें प्रोवाइजो में इसके सेक्शंस लेकर आई हूँ, जो ये बीएनएस के हैं सेक्शंस। इसके साथ मैं आपके ये आईपीसी के सेक्शंस लेकर आई हूँ, कि 362A और बी, 354 और 354A से डी, 376 और 376 ए बी बी सी, ये सारे इनके अमेंडमेंट्स भी बताए थे, और 509, ठीक है? ये सब मैंने, इसको आपको इसकी स्क्रीनशॉट भी लेनी है, ठीक है? ये 124 जो है ये एसिड अटैक की बात कर रहा है, ठीक है? आप जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आप यहीं पे साइड में लिख लिया करिए, ताकि जितनी बार आप लिखेंगे उतनी चीजें बार बार सेट हो जाएंगी ना माइंड में, तो आपको उतनी बार लिखना है। मेरे ओरिजिनल बेयर एक्ट में मैंने उतनी बार लिखी हुई हैं चीजें, ठीक है? अब ये ऐसे ही मैं प्रोवाइडेड फर्दर की बात कर रहा है, कि इस केसेस में क्या बात कर रहा है, तो इसमें ये जो एसिड अटैक वाली थी ना 124 जो, एसिड अटैक वाला नहीं, कोई एक चीज इसमें नहीं थी इसमें, ये आप देख लीजिएगा एक बार, कि 64 65 किसकी बात कर रहा है इसमें, ठीक है? कोई एक चीज इसमें नहीं है, ये मैं गलत लिख के ले आई हूँ, इसके लिए आई एम पार्डन। मैं ये आपको कमेंट सेक्शन में इसको इम्प्रूव करवा दूंगी, इसमें क्या चीज थी, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मैं इसको इन्फॉर्म कर दूंगी आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आप आइए क्लॉज 2 पे, क्लॉज 2 पे ये जो लास्ट में आपके विक्टिम लिखा है ना, कि आपको विक्टिम को भी फोर्थ विथ फ्री ऑफ कॉस्ट इन वो देनी है इंफॉर्मेशन की कॉपी, पहले विक्टिम की बात नहीं कर रहा था, सिर्फ इंफॉर्मेंट की बात कर रहा था। जो विक्टिम आपके बैरक में है ना, पहले सीआरपीसी में नहीं था, तो ये क्वेश्चन बनेगा इसीलिए आपका।
ठीक है, कि विक्टिम की बात नहीं कर रहा था या किस किस की बात कर रहा है। अब क्या पता हमसे सीआरपीसी का पूछ लेना कि किसको देना है किसको नहीं, तो आप लोग इसको पेपर तक सिर्फ प्री में ये वाली मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है। लेकिन प्री में इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी, जब आप मल्टीपल टाइम्स आपकी आंखों के सामने से निकली रहेंगी ना चीजें, आप मेरे साथ इसको कंप्लीट करके चलेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रस्ट भी। क्योंकि उसके बाद आपको रिवीजन करना है, डेली लेके बैठिए, सोचिए क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। ठीक है, अब क्लॉज 3 पे आप आइए। क्लॉज 3 आपका पूरा नया ऐड हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। ठीक है, इसमें क्योंकि ये 3 इयर्स और मोर बट लेस देन 7 इयर्स जो इनकी बात कर रहा है, और उस केस में जो आपकी रैंक रहेगी पुलिस ऑफिसर की वो DYSP से कम की नहीं होगी, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। ठीक है, और जब हम उसका नेचर और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देख रहे हैं तो 14 दिन के अंदर आपको वो इंक्वायरी करनी है, ये भी आपका न्यू ऐड हुआ है ना पूरा, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई प्राइमा फेसाई केस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको तीनों लाइन से तीनों मिलेंगे, रैंकिंग के मिलेंगे, इस ईयर के मिलेंगे आपको, साथ में आपको ये इंक्वायरी का 14 डेज का मिलेगा, साथ में इसका मिलेगा। जो चीजें मेजर चेंजेस आई हैं उस पर ज्यादा फोकस रखना है आपको। अब देखिए क्लॉज 4 पे, क्लॉज 4 जो है ये आपके सीआरपीसी का पहले 154 क्लॉज 3 था, लिखना है इसको, आप लिखिए। अब ये एज इट इज वही है, लेकिन जो सिर्फ ये लास्ट की लाइन है ना कि फेल, जहां पे वो फेल कर रहा है, ठीक है, ये आपकी न्यू ऐड हुई है कि फेलिंग विच सच एग्रीव्ड पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट। अगर उसकी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी अगर उसकी परमिशन वो नहीं ली, ठीक है, पहले तो इंस्पेक्टर ही नहीं ले रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, अगर उसने नहीं किया तो वो राइटिंग में पोस्ट कर देगा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या करेगा उसके बाद, या तो वो खुद से अगर उसको सेटिस्फाई कर होगी कि कोई कमीशन हुआ है, ऑफेंस हुआ है, तो और कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ये सब क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वो या तो खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है या किसी और को बोल रहा है। अब अगर यहाँ पे भी किसी पर्सन के पास, अग्रीव्ड पर्सन के पास उसका निपटारा नहीं हुआ, तो वो अग्रीव्ड पर्सन जो है वो मैजिस्ट्रेट को भी कर सकता है, ये पहले नहीं था, ये अब ऐड कर दिया गया है। अब आप देखिए 174 पे, एक्सक्यूज मी, कि जब आपका नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। ठीक है, तो इसमें जो ये है ना क्लॉज 2, क्लॉज 1 का सब क्लॉज 2, जिसमें बात कर रहा है फॉरवर्ड द डेली रिपोर्ट ऑफ ऑल केसेस फोर्टनाइटली, ये आपका क्वेश्चन बनेगा फोर्टनाइटली। ठीक है, अब आप पढ़िए नेक्स्ट 175। ठीक है, जहां पे पुलिस ऑफिसर के पावर की बात कर रहा है, कॉग्निजेबल केसेस में वो इन्वेस्टिगेशन की पावर की बात कर रहा है। तो जो आपका पहले क्लॉज का जो प्रोवाइजो है ये नया ऐड हुआ है पूरा। ठीक है, कि नेचर और ग्रेविटी को देख के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मे रिक्वायर DYSP टू इन्वेस्टिगेट द केस। सुप्रिटेंडेंट करवा रहा है, SP DYSP को ऑर्डर दे रहा है कि तुम इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, नेचर और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देख के ये रैंकिंग का क्वेश्चन पूछ लेगा। क्वेश्चन जो आपका क्लॉज 3 है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, बट ये ऐसा कुछ नहीं है एज सच। ठीक है, ये एज सच ऐसा कुछ नहीं है। आप सीधे क्लॉज 4 पे आइए, क्योंकि ये न्यू ऐड हुआ है, न्यू ऐड हुआ है। एक्सक्यूज मी, जो ये न्यू ऐड हुआ है ये पब्लिक सर्वेंट की बात करता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जब किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आएगी तो उस केस में अगर पब्लिक सर्वेंट ने अगर कोई अपने इन द कोर्स ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते टाइम कोई कंप्लेंट उसके अगेंस्ट आ रही है तो उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा। ठीक है, ये आपके क्लॉज जो है ये आपसे ऑप्शन में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये नए, क्योंकि ये पूरा न्यू ऐड हुआ है, तो ये न्यू कोई भी चीज ऐड हुई है तो उससे क्वेश्चंस आपके जरूर बनेंगे। अब आप आइए 176 पे, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीजर क्या होगी। अब आप सीधे आइए ये प्रोवाइजो पे,
जो प्रोवाइजो की ये लास्ट लाइन है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, कोई भी स्टेटमेंट ऐसे भी रिकॉर्ड हो सकती है, ये आपकी न्यू ऐड हुई है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। अब आप आइए क्लॉज टू पे। क्लॉज टू पे जो ये है कि बाय हिम फॉरवर्ड द डेली रिपोर्ट फोर्टनाइटली टू मैजिस्ट्रेट, ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका, ये न्यू ऐड हुआ है क्योंकि, ठीक। अब आप आइए क्लॉज थ्री पे, 176 के क्लॉज थ्री पे, ये आपका पूरा न्यू ऐड हुआ है क्लॉज थ्री और साथ में उसका प्रोवाइजो। तो ये आपके अंदर जो भी ये ईयर्स वाला है, 7 ईयर्स मोर ईयर, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की बात होती है, तो आपका ये क्लॉज का भी ऑप्शन बनेगा 173 के। 176 के क्लॉज थ्री में है, प्रोवाइजो में है, क्या है, कितने साल का है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। अब आप आइए 178 पे। इसमें सिर्फ 176 मेंशन किया है, ठीक है, जो पहले का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन था। अब 179 जो है आपका, जो बात करता है कि पुलिस ऑफिसर चाहे तो अटेंडेंस लगवा सकती है विटनेसों से, विटनेस लोगों को बुला के पुलिस स्टेशन में। तो इसमें इसने क्या बोला है कि जो प्रोवाइजो है उसने बोला है 60 ईयर्स, ठीक है। आपके बेयर एक्ट में आपने 60 ईयर्स पढ़ा होगा, तो 60 ईयर्स में जो सीआरपीसी था वो 65 ईयर्स की बात करता था, तो ये क्वेश्चन आपका बनेगा। दूसरा जो मैंने ये टिक किया है कि ऑफ पर्सन विथ अक्यूट इलनेस, अक्यूट इलनेस ये आपके सीआरपीसी में था ही नहीं, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अब आप आइए इसके दूसरे प्रोवाइजो में, ये पूरा न्यू ऐड हुआ है प्रोवाइजो कि इफ पर्सन विलिंग टू अटेंड द पुलिस स्टेशन ही मे बी परमिटेड टू सूट 200। अब यहाँ पे तो हम लोगों को मना कर रहे हैं कि आप लोग मत आइए, ठीक है, लेकिन अगर वो पर्सन उसके बाद भी आना चाहता है तो वो आ सकता है, ये प्रोवाइजो ऐड हुआ है जो कि सीआरपीसी में ऐसा कुछ नहीं था, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाएगा, ठीक। अब आप आइए सेक्शन 180 पे। ये बात करता है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस, ठीक है। इसके प्रोवाइजो पे आइए, थ्री का प्रोवाइजो, क्लॉज थ्री का प्रोवाइजो। प्रोवाइजो में जो रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स है, ये हर जगह आपका ये न्यू ही ऐड हुआ है हमारा। अब हम सीधे बात आते हैं 181 में। 181 में जो ये लिखा है ना, स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, सीआरपीसी में नहीं लिखा था, सीआरपीसी में बहुत लंबी सी बड़ी सी हेडिंग लिखी हुई थी, इसी का ही शॉर्ट अब इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, कोई ऐसा सच बहुत बड़ा इससे कोई डिफरेंस नहीं आया है। अब सेक्शन 183 पे आइए आप। जो 183 आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन और स्टेटमेंट की बात कर रहा है, उसके आगे पहले तो आपको 164 लिखना है सीआरपीसी का, ठीक। अब आपका जो पहला प्रोवाइजो है उस पे आपको आना है, इस जहाँ पे लिखा है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी कन्फेशन और स्टेटमेंट लिया जा सकता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब क्लॉज वन के बाद आपको आना है सीधे क्लॉज सिक्स के ए पे। अब सिक्स के ए पे ये सारे सेक्शंस हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं ऊपर आपको लिखा चुकी हूँ, आप लोग का काम है आपको दोबारा लिखना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन सीआरपीसी के, उनकी हेडिंग्स क्या थी, यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको आना है सिक्स के नीचे के लास्ट के दो प्रोवाइजो पे, लास्ट वाले दो प्रोवाइजो, ठीक है। सिक्स के नीचे के दो प्रोवाइजो ए वाले, सिक्स के क्लॉज ए के लास्ट टू प्रोवाइजो, ये दोनों न्यू ऐड हुए हैं दोनों प्रोवाइजो। पहले में जो बात कर रहा है कि अगर कोई टेम्पररी या परमानेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है तो मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, इंटरप्रेटर की और स्पेशल एजुकेटर की आपकी हेल्प ले सकता है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने में, इसकी बात कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी का ही एक और प्रोवाइजो कर दिया है क्या, कि जब वो उनकी हेल्प ले रहा है, असिस्टेंस ले रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा कि उनको भी शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन, तो उनके स्टेटमेंट्स को भी ये चीज रिकॉर्ड करी जा सकती है इस चीज से, ये आपका दोनों इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है। इसके बाद आपको सिर्फ ये लिख लेना है जो आपका सेक्शन 84 है बेयर एक्ट में, जो कि बात करता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, जब रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है 184 में, तो उसके आगे आपको 164 ए ऑफ सीआरपीसी लिख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट ही मैं आपको करा रही हूँ। अब इसके 185
4 के क्लॉज 6 में आइए, जहाँ पे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उसको क्या करना है, जब वो विक्टिम ऑफ रेप का मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है, उसको 7 दिनों के अंदर उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करना है आईओ को। ठीक है, 7 दिन जो है ये न्यू टाइमलाइन है, पहले ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं थी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आइए आप सीधे 185 में, कि पुलिस ऑफिसर सर्च कैसे कर रहा है। तो जो भी सर्च कर रहा है उसको जो केस डायरी है वो चीज मेंशन कर दी है कि उसको बिना किसी डिले के उसको केस डायरी में लिखना है। ये प्रोवाइजो आपका न्यू ऐड हुआ है। क्लॉज 2 का प्रोवाइजो क्या कर रहा है कि वही चीज वो रिकॉर्ड करेगा, जो भी सर्च कंडक्ट कर रहा है ना, तो वो प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन उसको रिकॉर्ड करनी है चीजें। ये न्यू ऐड हुई है, ये क्वेश्चन आपका बनेगा। एमसीक्यूज मैंने इस पे सॉल्व करे हुए हैं क्योंकि, ठीक है। और बाकी आप लोग टेस्ट सीरीज लेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से आपके चक्षु खुल जाएंगे। जो होते हैं ना कि जो चीज आपका जहाँ पे माइंड नहीं काम करता है, वो मॉक टेस्ट से आपका दिमाग उस तरह से काम करता है। ठीक है, अब क्लॉज 5 पे आइए आप, 185 के क्लॉज 5 पे, जहाँ पे ये बात कर रहे हैं ना, नॉट लेटर देन 48 आवर्स, ये टाइमलाइन नहीं थी आपके सीआरपीसी में, तो ये आपके क्वेश्चन का इसीलिए पार्ट बनेगा। ठीक है, नॉट लेटर देन 48 आवर्स। अब आपको नेक्स्ट आना है 187 पे। 187 कह रहा है कि जब आपका 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तब आपका क्या प्रोसीजर रहेगा इन्वेस्टिगेशन का। तो इसके क्लॉज 2 में कुछ चेंजेस आए हैं जो आपकी बेयर एक्ट है उसमें। ठीक है, पुराने सीआरपीसी में ये जो लिखा है ना, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, रेड वाला, वो आपका पुराने सीआरपीसी में नहीं था। तो इसमें ये कह रखा है कि आपको ये कंसिडरेशन लेंगे कि उस पर्सन को हमने रिलीज करा है बेल पे कि नहीं किया है। ठीक, और साथ में उसने क्या बोला है, इन पार्ट्स हम ये देखेंगे, ये जो इनिशियल 40 डेज और 60 डेज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनिशियल 40 डेज या 60 डेज, आउट ऑफ डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज, ये पहले भी था। ठीक है, पहले क्या था आपका, देखिए, अर्लियर जो सीआरपीसी थी उसमें आप जो 15 डेज होता है, जो आप यहाँ पे 40 और 60 डेज की बात कर रहे हो ना, तो पहले इनिशियल के 15 डेज में आप अलाउड थे कि आप उसको कस्टडी में दे सकते हैं, पहले सिर्फ इतना था। अब जो आप लोग पढ़ते हैं बीएनएसएस में, उसको डिवाइड कर दिया है 40 डेज इनिशियल के और 60 डेज। ठीक है, अब ये 40 डेज और 60 डेज आप लोग को पता ही है, क्योंकि ये रिवीजन हमारी क्लास नहीं है, कंपैरिजन की है, तो हम मान के चल रहे हैं आपको पता है। तो ये 60 डेज 40 डेज 60 डेज वाले की बात कर रहा है, और 60 डेज 90 डेज की बात करता है। अब इनकी भी पनिशमेंट्स होती हैं। ठीक, अब इसने ये भी बोल रखा है, जो आपके बेरक में है ना, कि बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, क्लॉज 3 में इसने इस चीज को ये कर दिया है ना, खोल दिया है कि आप चाहें तो 15 दिन के बाद भी आप ये चीज दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमारे सीआरपीसी में नहीं थी, बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज नहीं लिखा था सीआरपीसी में, इसीलिए आपके क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ये तो आपका सेम है, ये आपको याद रखना है, ये हमारे सीआरपीसी में भी सेम चीज थी कि अगर लाइफ इम्प्रीजमेंट है, डेथ है, 10 ईयर्स और मोर डेज है, तो वो 90 डेज वाला क्राइटेरिया होता है। और 60 डेज वाला क्राइटेरिया क्या होता है, जब अदर ऑफेंस होते हैं जिसका मतलब लेस देन 10 ईयर्स होता है। ठीक, अब आप आइए एक्सप्लेनेशन 2 पे, अपने क्लॉज 5 के एक्सप्लेनेशन 2 पे। यहाँ पे थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के साथ भी हो रहा है। और इसी का अब प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो पे आइए, ये फर्स्ट प्रोवाइजो हो गया, ये सेकंड पे जो आएंगे ये न्यू ऐड हुआ है। ठीक, ये न्यू ऐड हुआ है, इसके आगे आप न्यू लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप सीधे क्लॉज 6 में, आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की बात होती है, जो 7 दिन से ज्यादा का आपको नहीं दे सकता है। ठीक है, डिटेंशन नहीं दे सकता है, फर्दर डिटेंशन के लिए आपको मैजिस्ट्रेट जो कॉम्पिटेंट है उसके पास जाना होता है। और उस केस में जो एग्जीक्यूटिव ने आपको 7 दिन का अगर दिया होता है या 2-3 दिन का, वो भी आपका काउंट होता है। 9th में ये समन केसेस वाली इन्वेस्टिगेशन आपकी 6 महीने वाली में कंक्लूड करना है, वरना आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और नहीं, और परमिशन कौन देता है, सेशन जज देता है, अगर आपको मतलब वेकेट करनी है वो ऑर्डर तो। ठीक है, ये है आपका, बाकी ये सब सेम है, सब सेम है, सब सेम है। अब आप आइए अपने
193 में 193 में आपका क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लिखिए 173 ऑफ सीआरपीसी, जो चार्जशीट और चालान की बात करता है। ठीक है, चार्जशीट और चालान की बात करता है, जब कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाता है उसकी रिपोर्ट की, उसी को हम चार्जशीट और चालान कहते हैं। ये सेक्शंस आपको पता है 64, ये क्योंकि हमारे आईपीसी में अलग होंगे तो बीएनएस में अलग है सीक्वेंस, आपको ये सीआरपीसी के लिख लेने हैं, अब तो आपको याद हो जाने चाहिए। अब आप ये जो रेड पेन वाला ये लिखा है 4, 6, 8 एंड 10 ऑफ पॉक्सो, ये पहले सीआरपीसी में नहीं था, पॉक्सो की कोई बात ही नहीं करी थी। ये आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा कि पॉक्सो की बात कर रहा है तो पॉक्सो के कौन से सेक्शंस की बात कर रहा है। पॉक्सो का अगर आपने वन शॉट नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिए। ठीक है, अब क्लॉज 3 में आइए, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की भी बात कर रहा है, ये हम सबको पता है, ये चीजें हर जगह इंक्लूड हुई है। अब क्लॉज 3 के आप सब क्लॉज 1 में आइए, एच के सब क्लॉज 1 में, ये पूरा आपका न्यू ऐड हुआ है, इसको आपको न्यू लिख लेना है। अब क्लॉज 2 में आइए, ये आपको न्यू लिख लेना है, जो पीरियड ऑफ 90 डेज है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए आप क्लॉज 8 में, ये आपका चेंज किया गया है, ये आपका इतना कुछ खास वो नहीं है, हल्की फुल्की चीजें चेंज करी हुई है उसमें। इसमें आपको मेन याद रखना है ये प्रोवाइजो, 8th का प्रोवाइजो, ये पूरा न्यू ऐड हुआ है। ठीक है, कि जो आप रिपोर्ट सप्लाई करते हो तो जो अदर देन डॉक्यूमेंट्स वो आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी कर सकते हैं। इसी तरह आप 9th का प्रोवाइजो भी नया ऐड हुआ है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए कितने दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, 90 डेज में। ठीक है, और जो कि एक्सटेंड हो सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यू ऐड हुआ है, क्योंकि आपका हमारे पुराने सीआरपीसी में जो नहीं था, जो अब नया ऐड हुआ है वही इंपॉर्टेंट है। ये सुसाइड वाला 194 है, 194 का सुसाइड है ये। ठीक, अब सुसाइड में क्या चेंजेस आए हैं, एक प्रोविजन में सेक्शन क्लॉज 2 के प्रोविजन में चेंज आया है कि आपको रिपोर्ट को क्या करना है, फॉरवर्ड करना है डीएम को या एसडीएम को, रिपोर्ट को फॉरवर्ड करना होता है जब सुसाइड के केसेस होते हैं विद इन 24 आवर्स। ये पहले नहीं था, पहले कोई टाइमलाइन नहीं थी, लेकिन अब टाइमलाइन दी है तो हमारा ये क्वेश्चन फंसेगा यहाँ से, अर्लियर नो टाइम लिमिट। ठीक है, अब आप आइए नेक्स्ट 195 पे। 195 जो बात करता है समन पे जो बुलाते हैं, पुलिस ऑफिसर्स बुलाते हैं ना एग्जामिनेशन के लिए, वो कार्ती वाला केस था जो चिदम्बरम, कार्ती चिदम्बरम वाला, वो मेरे को याद है क्लासेस की उससे। 175 ऑफ सीआरपीसी है, ये लिख लीजिए। ये दो प्रोवाइजो आपके दोनों ऐड हुए हैं, क्लॉज 1 के दोनों प्रोवाइजो, ये बहुत जरूरी है, इनसे क्वेश्चन बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें एज की बात कर रहा है, 15 ईयर्स की, अबव 60 ईयर्स की वुमेन की और मेंटली उन पर्सन की। ठीक, क्योंकि हमारे पहले आपको पता है 65 ईयर्स की बात कर रहा था सीआरपीसी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट और ज्यादा हो जाएगा। और ये जो अक्यूट इलनेस वाली बात है, ये कोई ग्राउंड था ही नहीं हमारे सीआरपीसी में, नो ग्राउंड, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके साथ हमने ये पुराना भी पढ़ा था कि कोई पर्सन अगर चाहे, इनमें यही वाले ऊपर वाले पर्सन चाहे तो वो आके उनको स्टेशन पे भी आ सकते हैं, क्यों, ये सीआरपीसी में अलाउड नहीं था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये 196 के आगे आप 176 ऑफ सीआरपीसी लिख लीजिए कि ये जब डेथ कॉज होती है उस केसेस में कौन कौन अथॉरिटी कर सकता है, क्या कर सकता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने अपना बीएनएसएस वर्सेस सीआरपीसी भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और इसको आपको एक और बार दोबारा अच्छे से पढ़ना है, एक बार आप बस एक बार हिम्मत करके मेहनत करके कर लीजिए इसको। ठीक है, आपका ये चीज हो जाएगी। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको मेरे साइड से आपको आई, मेरा पेन नहीं चल रहा है, मेरे साइड से, हाँ, मेरे साइड से आपको आईपीसी वर्सेस बीएनएस बच रहा है कंपैरिजन। ठीक है, ये बच रहा है, और उसके साथ मेरा जेजे एक्ट बच रहा है। ठीक, ये दो एक्ट्स बच रहे हैं। माइनर एक्ट्स में सारे करा चुकी हूँ, आप पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो सारे वन शॉट है उसमें, आपको उसके बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वो पढ़ सकते हैं। और आईपीसी, ये दो चीज मेरी कंप्लीट हो रही है। और जो पेड
टेस्ट सीरीज है ना फ्रेंड्स, उसका शेड्यूल आपको मिल मिल जाएगा, ठीक है। आप मैसेज करेंगे, पेड टेस्ट सीरीज लिख दीजिएगा। जब भी आप मैसेज करते हैं तो हाय हेलो तो लिखते हैं, सिर्फ हाय लिख के मत छोड़ा करिए, लिख दिया करिए कि राजस्थान एपीओ टेस्ट सीरीज लेना है, हमें पेड टेस्ट सीरीज लेना है, ठीक है, इंक्वायरी। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप एक बार हाय लिखेंगे, फिर मैं आगे से बोलूंगी, फिर आप बताएंगे, तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है ना। तो पेड टेस्ट सीरीज में मैं ये बता दे रही हूँ, मैंने इसमें आपको केस लॉस भी दिए हैं, ठीक है। वन लाइनर फॉर्म में मैंने हर उससे 30 to 50 जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैंने वो वन लाइनर अपने नोट्स के बना के आपको अच्छे फॉर्मेट में दे रखा है। मैंने वन लाइनर आपको मेजर एक्ट्स का दे दिया है पुराने बच्चों को, माइनर एक्ट्स का अभी आपको इंक्लूडेड होगा। और साथ में जिनको पेड टेस्ट सीरीज लेनी है, हम 200 क्वेश्चंस आपको कंपैरिजन वाले भी दे रहे हैं, ठीक है। कि कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इससे आप अपना रियल एग्जाम में आपको मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको एग्जाम टाइम में कोई नई चीज नहीं लगेगी कि ये मैंने तो पढ़ा ही नहीं था या मुझे तो आइडिया ही नहीं था। जब आप इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट ने, अब जिसको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, वो कमेंट अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकता है मुझे। अच्छा नहीं लगा है तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं और इम्प्रूव करूं, आप वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट है। अब बहुत जल्दी हम मिलते हैं अपने आईपी